8 चर कारक होते हैं जेमिनी सिस्टम के हिसाब से, और इसमें हम 7 प्लैनेट को कंसिडर करते हैं और राहु को कंसिडर करते हैं। और जहां तक राहु की डिग्री का सवाल है, क्योंकि राहु रेट्रोग्रेड मोशन करता है, तो इसलिए राहु की डिग्री को हम जो है 30 में से माइनस करके जो भी डिग्री होती है उसको हम कंसिडर करते हैं। और अगर दो प्लैनेट का सेम लॉन्गिट्यूड हो, क्योंकि नॉर्मली होगा नहीं, क्योंकि वो सेकंड वगैरह में कहीं ना कहीं डिफरेंस जरूर होगा, बट अगर होता भी है तो दे बोथ आर डिक्लेयर्ड एज जॉइंट कारक, और जो थर्ड पोजीशन है उसको हम नेचुरल कारक से फिल करते हैं, बट दैट पॉसिबिलिटी इज नेवर देयर एक्चुअली। तो प्लैनेट विद द हाईएस्ट लॉन्गिट्यूड हम उसको आत्मकारक प्लैनेट बोलते हैं, which becomes a very important planet, आत्मकारक प्लैनेट। नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री होती है उसको अमात्य कारक, मतलब मिनिस्टर, अमात्य मीन्स मिनिस्टर कारक प्लैनेट होता है। उससे नेक्स्ट वाली को भ्रातृ कारक, मतलब को बॉन्ड के जो आपके जो छोटे भाई बहन या मतलब भाई बहन होते हैं उनका कारक होता है। उससे नेक्स्ट होता है मातृ कारक, मदर का कारक होता है। उससे नेक्स्ट पितृ कारक, फादर का। उससे नेक्स्ट पुत्र का, चाइल्ड का। और उससे नेक्स्ट न्याति कारक, न्याति कहते हैं रिलेटिव्स को, और जिसकी सबसे कम डिग्री होती है उसको हम कहते हैं दारा कारक, या मतलब कारक फॉर द स्पाउस। और हमें जो इष्ट देवता निकालने के लिए वी हैव टू कंसिडर द आत्मकारक प्लैनेट एज पर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। मतलब जो भी प्लैनेट जिसका हाईएस्ट है दैट इज नोन एज आत्मकारक, और हमें उसकी पोजीशन नवांश चार्ट में देखनी है कि नवांश चार्ट में वो प्लैनेट कहाँ प्लेस्ड है, और जिस साइन में नवांश चार्ट में प्लेस्ड होता है उसको हम कारकांश कहते हैं, उसको हम कारकांश कहते हैं। तो हमने देखा कि अपने हॉरोस्कोप में किस प्लैनेट की डिग्री सबसे ज्यादा है, दैट प्लैनेट इज योर आत्मकारक, और उस प्लैनेट को हमने नवांश में उसकी पोजीशन देखी कि नवांश में वो किस राशि में प्लेस्ड है, और जो नवांश में जिस राशि में प्लेस्ड है उसको हम कारकांश कहेंगे। और उस पोजीशन से जहां भी कारकांश प्लेस्ड है वी हैव टू कंसिडर द 12th हाउस देयर फ्रॉम, 12th हाउस फ्रॉम कारकांश। और जो 12th हाउस होता है कारकांश से उसको हम जीवन मुक्तांश भी बोलते हैं, और ये सिग्निफाई करता है अबाउट एमेंसिपेशन ऑफ द सोल, और इसी से हम जो है इष्ट देवता का के बारे में हम डिसाइड करते हैं। तो पहले आपने देखा आत्मकारक प्लैनेट कौन सा है, उसकी पोजीशन आपने नवांश चार्ट में देखी, और उस पोजीशन से 12th हाउस हमने कंसिडर किया, एंड दैट 12th हाउस विल डिसाइड अबाउट योर इष्ट देवता। अब उसमें 3 पोजीशन हो सकती हैं, 3 तरह की सिचुएशन हो सकती है कि हम जब कारकांश से 12th हाउस कंसिडर करेंगे तो देयर में भी 3 सर्कमस्टांसेस। पहले तो ये है कि वहां पर एक ही प्लैनेट प्लेस्ड है, उस हाउस में एक ही प्लैनेट प्लेस्ड है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट प्लैनेट इज द डिसाइडर फॉर द इष्ट देवता, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जहां पर एक से ज्यादा प्लैनेट प्लेस्ड होते हैं वहां पर, तो हम उसमें से जो भी आपके हॉरोस्कोप में स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होता है उसको हम कंसिडर करते हैं, एंड दैट प्लैनेट इज द डिसाइडर ऑफ द इष्ट देवता। और तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि वहां कोई प्लैनेट ही नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि जो कारकांश से 12th हाउस है वहां कोई प्लैनेट ही प्लेस्ड नहीं है। तब हम क्या करते हैं कि वी टेक द लॉर्ड ऑफ दैट साइन, वी कंसिडर द लॉर्ड ऑफ दैट साइन, और जो उसका लॉर्ड होता है, जो प्लैनेट उसका लॉर्ड होता है, दैट बिकम्स द डिसाइडर फॉर द इष्ट देवता। तो 3 सिचुएशन है कि पहली सिचुएशन में कारकांश 12th हाउस में एक ही प्लैनेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट प्लैनेट इज द डिसाइडर फॉर द इष्ट देवता। और अगर एक से ज्यादा प्लैनेट है तो जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होगा वो इष्ट देवता के बारे में डिसाइड करेगा। और अगर उस हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं है तब उस हाउस का लॉर्ड, उस साइन का लॉर्ड डिसाइड करेगा कि इष्ट देवता आपका कौन सा है। अब हमें ये देखना है कि जो प्लैनेट है, जो डिसाइडर है अबाउट द इष्ट देवता, whether that planet is a male planet or a female planet.
whether that planet is a male planet or female planet. अगर वो planet male planet है, अगर वो planet male planet है, तब हमें मेल डीटी की पूजा करनी चाहिए। किसी जो देवता है मेल डीटी है उसकी हमें पूजा करनी चाहिए, पहली चीज। और अगर कोई प्लैनेट इस तरह का जो डिसाइडर है इस फीमेल प्लैनेट, तब हम फीमेल डीटी की पूजा करेंगे, किसी देवी की पूजा करेंगे। अगर ये प्लैनेट मेल प्लैनेट है तो मेल डीटी, और अगर फीमेल प्लैनेट है तो हमें फीमेल डीटी की पूजा करनी चाहिए। तो पहले तो डिसाइड हो गया प्लैनेट कि कौन सा देवी देवता होगा, और अगर ये प्लैनेट मेल प्लैनेट है तो मेल डीटी की पूजा करेंगे, और अगर ऐसा प्लैनेट फीमेल प्लैनेट है तो हम फीमेल डीटी की पूजा करते हैं उस केस में जो है। अब क्वेश्चन ये है कि देवी देवताओं के दो रूप होते हैं, एक उग्र रूप होता है, एक शांत रूप होता है। एक उग्र रूप होता है, एक शांत रूप होता है। तो अगर ऐसा जो प्लैनेट जो अब डिसाइडर है अबाउट द इष्ट देवता, अगर वो प्लैनेट मेलिफिक प्लैनेट है, अगर वो प्लैनेट मेलिफिक प्लैनेट है, तब हमें उस देवी देवता के उग्र रूप में पूजा करनी चाहिए। और अगर वो प्लैनेट बेनिफिक प्लैनेट है, तब हमें उस देवी देवता की शांत रूप में पूजा करनी चाहिए। तो ये आपको डिसाइड हुआ। यहाँ पर बहुत सारे फॉर्म देवी देवता के। पहला तो कारकांश से जो भी 12th हाउस है वो डिसाइड करता है अबाउट द इष्ट देवता, और उसमें एक प्लैनेट है तो वो प्लैनेट डिसाइडर हो जाता है, एक से ज्यादा होते हैं तो स्ट्रॉन्गेस्ट आउट ऑफ दोस, और अगर कोई भी नहीं होता तो उसका लॉर्ड। और स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग टू किसके हिसाब से होना है, लग्न चार्ट के हिसाब से कि? हाँ, लग्न से ही देखते हैं स्ट्रेंथ, हम नवांश चार्ट में स्ट्रेंथ हम नहीं देखते हैं। ओके। तो इन दोनों में से मतलब जो भी 2-3 प्लैनेट हैं उसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट जो आपने षटबल निकाला है उसके हिसाब से। तो फिर ये कहा कि ऐसा प्लैनेट अगर मेल प्लैनेट है तो मेल डीटी की पूजा करेंगे, और अगर फीमेल प्लैनेट है तो फीमेल डीटी की पूजा करेंगे। और अगर ये प्लैनेट मेलिफिक प्लैनेट है तो उग्र रूप में, और अगर बेनिफिक प्लैनेट है तो शांत रूप में। अब जो देवी देवता की हम किस मूर्तियां आपने देखा होगा, कुछ स्टैंडिंग पोजीशन में होती हैं, कुछ सिटिंग पोजीशन में होती हैं, कुछ क्राउलिंग पोजीशन में होती हैं, कुछ लाइंग पोजीशन में होती हैं। तो हमें किस रूप में, किस फॉर्म में उस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, दैट इज आल्सो डिसाइडेड हियर। कि अगर ये प्लैनेट जो आपने नवांश चार्ट में डिसाइड किया, अगर वो प्लैनेट लग्न चार्ट में, अगर वो प्लैनेट लग्न चार्ट में फर्स्ट हाउस से रिलेटेड है, अगर वो प्लैनेट लग्न चार्ट में उसका जो संबंध है वो लग्न से है या फर्स्ट हाउस से है, तो हमें उस देवी देवता की स्टैंडिंग पोजीशन में पूजा करनी चाहिए। और अगर ये प्लैनेट 10th हाउस से रिलेटेड है, जो 10th हाउस जो केंद्र होता है उससे रिलेटेड है, तो हमें क्राउलिंग पोजीशन में, जैसे हम कहते हैं बाल रूप में, उस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। और अगर ये प्लैनेट 7th हाउस से रिलेटेड है तो उस देवी देवता की सिटिंग पोजीशन में, और अगर 4th हाउस से रिलेटेड है तो स्लीपिंग पोजीशन में या लाइंग पोजीशन में हम उस देवी देवता की पूजा करते हैं। तो इस तरह से हम कंप्लीट फॉर्म डिसाइड कर लेते हैं कि पहले तो मेल डीटी होगा या फीमेल डीटी होगा, उग्र रूप होगा, शांत रूप होगा, और किस फॉर्म में, सिटिंग, स्टैंडिंग, क्राउलिंग, स्लीपिंग पोजीशन में, किस पोजीशन में हमें उसकी पूजा करनी है। जैन साहब, यदि 10 और 7 दोनों से रिलेटेड हो जाए तो? पार्डन? दो हाउसेस से रिलेटेड हो जाए, मे बी फर्स्ट एंड 10 दोनों से रिलेट हो जाए? नहीं, दोनों से नहीं होगा। आप देखेंगे कि हम लॉर्ड नहीं देखेंगे, बट वी विल सी द पोजीशन ऑफ दैट प्लैनेट, वेयर इट इज प्लेस्ड। वी विल गिव एन एग्जांपल एंड दैट विल मोर क्लैरिफाई यू एक्चुअली। तो जहां तक जो प्लैनेट के देवी देवता हैं, नॉर्मली तो हम लोग ये मानते हैं कि सन के लॉर्ड विष्णु है, मून का लॉर्ड शिवा है, मार्स का लॉर्ड हनुमान है, मरकरी का गॉडेस दुर्गा है, जुपिटर का लॉर्ड ब्रह्मा है। बट
ब्रह्मा जी का तो पूजा करते नहीं है, ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं होता है, तो हम किसी भी गुरु की पूजा कर सकते हैं क्योंकि जुपिटर हमारा गुरु है। और इसीलिए आप देखते हैं कि जो साईं बाबा वगैरह के मंदिर होते हैं वहां पर थर्सडे के दिन सबसे ज्यादा रश होता है, लोग सबसे ज्यादा वहीं जाते हैं। वीनस है, गॉडेस लक्ष्मी मानते हैं। शनि को लॉर्ड भैरव, राहु को भी लॉर्ड भैरव या सरस्वती जी की पूजा करते हैं, और केतु के लिए गणेश जी की पूजा करते हैं। बट इसके अलावा देर आर लार्ज नंबर ऑफ देवी देवता फॉर ईच प्लैनेट, मेल फीमेल वगैरह जो भी हैं, तो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट फॉर ईच प्लैनेट। तो उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा कि मेल है, फीमेल है, उग्र रूप है, शांत रूप है, तो दैट यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम देयर एक्चुअली। तो एक एग्जाम्पल लेके हम करते हैं, पहले कैसे हम डिसाइड करते हैं कि लेट अस से कि दिस इज द लग्न चार्ट, ये किसी का लग्न चार्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर वीनस का डिग्री सबसे ज्यादा है, तो वीनस हमारा आत्मकारक प्लैनेट हुआ। ये लग्न चार्ट है, ये नवांश चार्ट है। वीनस की डिग्री इस हॉरोस्कोप में सबसे ज्यादा है, तो वीनस बिकम्स द आत्मकारक प्लैनेट। अब हमें वीनस की पोजीशन नवांश चार्ट में देखनी है कि वो कहाँ पर प्लेस्ड है। वीनस हमारा आत्मकारक प्लैनेट हो गया, और ये जो साइन है जहां या वीनस प्लेस्ड है, दिस बिकम्स द कारकांश। ये 2 नंबर साइन है, तो दिस पर्टिकुलर पोजीशन इज द कारकांश, जिसको हम कहेंगे टॉरस जो है वो कारकांश है। और इससे हमें 12th पोजीशन कंसिडर करनी है, कारकांश से 12th पोजीशन। अब हमने यहाँ पर ये 12th पोजीशन है इसकी, कारकांश से जो 12th हाउस है, ये जीवन मुक्तांश जो हमने कहा, दिस इज दिस हाउस, एंड दिस हाउस विल डिसाइड अबाउट द इष्ट देवता। और यहाँ पर कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसका जो लॉर्ड होगा दैट इज द डिसाइडर फॉर द इष्ट देवता। जो लॉर्ड है इसका, दैट इज द डिसाइडर फॉर द इष्ट देवता। अब ये जो लॉर्ड है इसका मंगल है, लॉर्ड इज मार्स। और मार्स जो हमने शायद कुछ गलत बता दिया कि अगर जो मेल प्लैनेट नहीं था, अगर वो मेल साइन में प्लेस्ड है तो मेल डीटी की पूजा करते हैं, और अगर वो प्लैनेट फीमेल साइन में है तो फीमेल डीटी की पूजा करते हैं। आई थिंक आई सेड दैट I don't know what it said, it's a male planet. No, if it is placed in the male sign तब हम मेल डीटी की पूजा करते हैं, और अगर ये प्लैनेट फीमेल साइन में प्लेस्ड होता है तो फीमेल डीटी की पूजा करते हैं। तो यहाँ मंगल है, मंगल का प्लेसमेंट इस हाउस में है, 2 नंबर साइन में है, तो फीमेल डीटी हो गया। जो प्लैनेट जिस साइन में प्लेस्ड होता है, मेल साइन में या फीमेल साइन में, अगर मेल साइन में प्लेस्ड होता है तो मेल डीटी की, और अगर फीमेल साइन में प्लेस्ड होता है तो फीमेल डीटी की हम पूजा करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लॉर्ड तो मंगल है, बट मंगल जो है ये फीमेल साइन में प्लेस्ड है, तो हमें फीमेल डीटी की पूजा करनी होगी, फीमेल डीटी की पूजा करनी होगी। और जो मंगल इज ए मेलेफिक प्लैनेट, मंगल इज ए मेलेफिक प्लैनेट, इसका मतलब हमें उसके उग्र रूप की पूजा करनी है। मंगल से जो भी रिलेटेड देवी देवताएं हैं, उसमें से हमें फीमेल डीटी को कंसीडर करना पड़ेगा पहले, और उस डीटी की उग्र रूप में जो भी पोजीशन होगी उसमें हम उसकी पूजा करेंगे। अब ये था कि ये प्लैनेट मंगल जैसे इस केस में आया, मंगल इज रिलेटेड टू विच हाउस इन लग्न चार्ट। जैसे ये हमने कहा था 4 केंद्र हैं कि स्टैंडिंग, सिटिंग, क्राउलिंग एंड लाइंग पोजीशन। तो यहाँ पर मंगल जो है यहाँ पर प्लेस्ड है, आप देख रहे हैं कि लग्न में ही प्लेस्ड है यहाँ पर, और लग्न में प्लेस होने की वजह से हम उसके स्टैंडिंग रूप में जो देवी देवता होगा उसकी हमें पूजा करनी चाहिए। और अगर हम उस लिस्ट में से देखें कि मंगल का फीमेल डीटी कौन सी है और उसका उग्र रूप क्या है, तो ये यहाँ पर एक चामुंडा देवी भी जो है वो मंगल की ही फीमेल डीटी है, तो उसमें चामुंडा देवी आती है, चामुंडा देवी का उग्र रूप। और क्योंकि फर्स्ट हाउस से
मंगल रिलेटेड है तो उसका स्टैंडिंग पोजीशन। तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि इष्ट देवता के बारे में, और इससे हमें पूरा मेल फीमेल, शांत रूप, उग्र रूप, किस फॉर्म में, स्टैंडिंग, क्राउलिंग, स्लीपिंग, जो भी पोजीशन है वो भी हमें सारी चीजें पता लग जाती हैं। तो दिस इज द करेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द इष्ट देवता इन एनी हॉरोस्कोप। इसमें कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। इसमें आपने 4 हाउस बताए थे, हाँ, फोर्थ हाउस, 1st 10th 7th एंड 4th, 1st 10th 7th एंड 4th। इसके अलावा कोई नहीं सिचुएशन आती है क्या? नहीं, देखिए मैंने कहा इनमें से जिसके भी नजदीक हो, नियरेस्ट जो एसोसिएशन होगा, जैसे मान लीजिए कि लेट अस टेक दिस, 5 आ गया, 5 आया हमारे यहाँ पर है, मान लीजिए कि ये 12th हाउस में होता मंगल, यहाँ पर लेट अस से कि मंगल इज इन द 12th हाउस, तो इसी से नियरेस्ट होता लग्न से, तो स्टैंडिंग रूप हो गया। मान लीजिए यहाँ पर होता 11th हाउस में, तो किसके नियरेस्ट हुआ? 10th हाउस के, 10th हाउस से रिलेशन हुआ उसका, तो हम इस पोजीशन में करेंगे, सिटिंग पोजीशन में। और यहाँ पर है फिर भी 10th हाउस के साथ रिलेशन हुआ, बट अगर प्लैनेट यहाँ पर होता मंगल तो 7th हाउस के साथ हो जाता। तो इस तरह से जो भी नियरेस्ट है केंद्र उस प्लैनेट के लग्न चार्ट में, उसके हिसाब से हम डिसाइड द फॉर्म एक्चुअली, कि अगर लग्न से रिलेटेड है तो स्टैंडिंग, 10th हाउस से रिलेटेड है तो क्राउलिंग, और 7th हाउस से रिलेटेड है तो सिटिंग पोजीशन, और अगर 4th हाउस से रिलेटेड है तो स्लीपिंग पोजीशन। नियरेस्ट तो कोई भी हाउस हो सकता है, लेफ्ट एंड राइट का या ऊपर या नीचे का। मैंने कहा कि हमें लग्न से देखना है, सॉरी इन 4 केंद्रों से किस केंद्र के साथ ज्यादा उसका नजदीकी संबंध है। तो मैंने कहा कि अगर ये प्लैनेट यहाँ होता मंगल, इसकी जगह यहाँ पर होता बाई चांस, तो भी लग्न से ही संबंध होता पहले। अगर यहाँ पर होता फिर ये 10th हाउस से संबंध हो जाता, अगर यहाँ पर होता तो 7th हाउस से होता, यहाँ पर होता तो 4th हाउस से नजदीक हो गया। तो जो भी जिस केंद्र के भी नियरेस्ट है उस केंद्र के साथ हम उसका रिलेशन मानेंगे, और फिर उसी हिसाब से हम उसी फॉर्म में उसकी पूजा करेंगे। सर हाउ डू वी अप्लाई दिस थ्योरी अकॉर्डिंग टू जैन धर्म, क्योंकि उसमें तो आई थिंक ये सब नहीं होगा ना, तो हाँ, देखिए जैन धर्म की फिलॉसफी बिल्कुल उल्टी है, वो डिफरेंट है ना। जैन धर्म के हिसाब से अगर आप रेमेडी करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमें तो रेमेडी करने का कुछ है ही नहीं कि रेमेडी हाँ, वो तो कहेंगे आप छोड़िए ये सब, कहाँ चक्कर में पड़े हो, और ये कुछ नहीं चाहिए आपको। राइट सर, राइट। तो इसलिए बिकॉज फिलॉसफी इज एंटायरली डिफरेंट एक्चुअली, तो हमें उसका कोई मटेरियल गेन नहीं होता जैन धर्म की पूजा करने से। अनिल जी, हर एक प्लैनेट से कौन सी डायटीज कनेक्टेड है कैसे मालूम चलेगा? ये आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, जो भी आपके पुराण हैं या कुछ भी हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं यू कैन गेट ए लिस्ट एक्चुअली कि कौन से प्लैनेट के साथ कौन कौन सी डीटी या कनेक्टेड है एक्चुअली। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स आवर नवांश चार्ट। और नवांश चार्ट में अगर कोई भी क्वेश्चन आपका हो वैसे भी, तो you can get it clarified, otherwise we go to the next important, very important divisional chart, जिसको हम D10 या दशांश चार्ट कहते हैं। सर मेरा एक D9 का एक क्वेश्चन था। कोई भी प्लेनेट अगर D9 में हो जाता है, मतलब लगन में भी है, सेम उसमें भार्गवतम हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं वो बहुत अच्छा हो गया, मतलब स्ट्रेंथ मिल गया है इसे। आवाज, I think lot of disturbance is coming as some। हाँ, हेलो, आप बोलिए। जैसे सर कोई भी प्लेनेट अगर D9 में अगर भार्गवतम हो गया तो वो तो अच्छा हो जाता है। बिल्कुल। जैसे अगर राहु केतु अगर भार्गवतम हो जाए तो क्या होगा, मतलब वो भी अच्छे रिजल्ट देने लगते हैं, फिर उनके रिजल्ट फिर अपने आप अच्छे मिलने लगते हैं। जैसे सर हम बोलते हैं, जैसे राहु बिहेव लाइक सैटर्न, मतलब सैटर्न जैसे बिहेव करता है, तो अगर वो भार्गवतम हो जाएगा तो वो क्या ऐसे बिहेव नहीं करेगा? नहीं, देखिए हमने कहा कि राहु इज लाइक सैटर्न एंड केतु इज लाइक मार्स। इट डजंट मीन कि राहु सैटर्न के रिजल्ट देता है या केतु मार्स के रिजल्ट देता है। दिस इज वी जस्ट से कि दे आर नेचर वाइज लाइक दैट।
जैसे शनि का जो नेचर होता है वैसे राहु का नेचर है, लेकिन रिजल्ट नहीं, रिजल्ट से कोई रिलेशन नहीं है कि रिजल्ट आपको शनि के देगा या केतु मंगल के रिजल्ट देगा। रिजल्ट देगा वो जिस प्लैनेट के साथ में प्लेस्ड है, जो जिस साइन में प्लेस्ड है उसका लॉर्ड क्या है, उसके रिजल्ट मिलते हैं आपको, ना कि शनि या मंगल के रिजल्ट मिलते हैं। वो तो जस्ट वी हैव सेड जस्ट बिकॉज कि बाय नेचर वाइज दे आर लाइक सिमिलर टू सैटर्न एंड मार्स। ठीक है, हाँ सर, ठीक है, थैंक यू। so there's no question on this, so I think we can move to the next important topic, very important topic, दशांश चार्ट, जिसको कि हम प्रोफेशन एनालिसिस चार्ट भी बोलते हैं। और प्रोफेशन मैरिज के बाद आई थिंक इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है प्रोफेशन को। और प्रोफेशन को देखने का तरीका, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं प्रोफेशन के। और जैसे कि पहली चीज़ तो ये है कि कौन कौन से सिग्निफिकेटर हैं, कौन कौन से हाउसेस हैं विच हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मैटर ऑफ प्रोफेशन, और कौन कौन से योग हैं, इंपॉर्टेंट योग हैं प्रोफेशन के लिए। और फिर क्वेश्चन आता है कि वेदर वी शुड गो फॉर सर्विस और बिजनेस। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हम कैसे डिसाइड करें कि आपको सर्विस सूट करेंगे या बिजनेस सूट करेगा। फिर कौन सा प्रोफेशन, विच प्रोफेशन के मतलब कौन सा प्रोफेशन आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से इंडिकेटेड है, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सब चीज़ें हम लोग कंसिडर करेंगे इस दशांश चार्ट में। और जैसे मैंने कहा कि हर डिविजनल चार्ट को देखने का तरीका अलग होता है, उसी तरह से दशांश को भी देखने का तरीका अलग है। तो इन द लास्ट वी विल टॉक अबाउट द मेथड ऑफ एनालाइजिंग द दशांश चार्ट आल्सो। और जहाँ तक 10th हाउस इज बेसिकली द हाउस ऑफ कर्मा दैट वी नो, और हाउस ऑफ प्रोफेशन है, और उसी से हम मेन जैसे 7th हाउस आपके मैरिज का होता है, तो ऐसे ही हम 10th हाउस से प्रोफेशन के बारे में एग्जामिन करते हैं। और प्रोफेशन का मतलब हो गया, प्रोफेशन है, फेम है, पावर है, पोजीशन है, अथॉरिटी है, ऑनर, सक्सेस, योर एम्बिशंस इन द लाइफ, एम्प्लॉयर्स एंड सुपीरियर्स, रिलेशंस विद द बॉसेस एंड रिकॉग्निशन फ्रॉम द अथॉरिटीज आल्सो। और जो नॉर्मल केस में हम 10th हाउस से और भी चीजें देखते हैं। पहली तो जो कहते हैं कि आर यू गोइंग टू लिव द रेस्पेक्टफुल लाइफ, कि कोई आपके लाइफ में कोई एलिगेशन ना लगे गलत, आपकी कहीं बदनामी ना हो, आपको लाइफ अगर जिए तो रेस्पेक्टफुल जिए, तो उसके लिए 10th हाउस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए कहा कि जुपिटर जो है वो लग्न में, दैट इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ जुपिटर, सच एन इंपॉर्टेंट प्लैनेट। एंड द सेकंड बेस्ट पोजीशन वी कंसिडर इन द 4th हाउस। 4th हाउस में हम इसलिए कंसिडर करते हैं कि पहले तो 4th हाउस में बैठकर तीनों जो मोक्ष स्थान हैं 4, 8, 12 उनको एस्पेक्ट करता है, उनसे एसोसिएट होता है। और जुपिटर को हमने कहा कि केतु तो मोक्ष का प्लैनेट है, प्राइमरी प्लैनेट ऑफ मोक्ष, बट सेकेंडरी प्लैनेट ऑफ मोक्ष इज जुपिटर। और जुपिटर जब तीनों मोक्ष के स्थानों से एसोसिएट हो जाता है तो इसको बहुत अच्छा माना गया, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ द लाइफ, कि मोक्ष की प्राप्ति करना। और इसके अलावा जो 10th हाउस में बैठकर, इट इज एन एस्पेक्ट ऑन द 10th हाउस। 4th हाउस में बैठकर इट इज एन एस्पेक्ट ऑन द 10th हाउस आल्सो। और मैंने कहा कि 10th हाउस हमारा जो रेस्पेक्टफुल लाइफ को जीने का भी एक इंडिकेशन देता है। और तब जुपिटर का एस्पेक्ट अगर 10th हाउस के ऊपर आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि यू आर गोइंग टू लीड ए रेस्पेक्टफुल लाइफ। आपकी कोई लाइफ में कोई फॉल्स एलिगेशन या कोई ऐसी बदनामी टाइप की नहीं होगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए जो 10th हाउस के ऊपर जिन व्यक्तियों का भी अगर जुपिटर का एस्पेक्ट होता है तो दे लीड ए रेस्पेक्टफुल लाइफ। और दूसरा जो फादर को हम देखते हैं, हमने एग्जामिन भी किया था कि जो फादर, एज ए फादर अगर हमें देखना है तो हम 9th हाउस से देखते हैं। और अगर एज ए हस्बैंड ऑफ योर मदर देखना है तो हम 10th हाउस से देखेंगे, क्योंकि 4th हाउस आपकी मदर है और 4th से 10th हाउस हस्बैंड ऑफ द मदर। एक्चुअली फादर के दो डिस्टिंक्ट रोल हैं,
किसी भी हम सभी के लिए एक एज ए फादर एंड एज ए हस्बैंड दोनों अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। तो अगर एज ए फादर देखना है तो हम 9th हाउस से देखेंगे, और अगर इन द रोल ऑफ हस्बैंड ऑफ योर मदर देखना है तो हम 10th हाउस से देखेंगे। फिर हमने कहा था कि 9th हाउस हमारे फादर का हाउस है और 2nd हाउस वेल्थ का होता है, और क्योंकि 10th हाउस हमारा सेकंड है फ्रॉम द 9th हाउस, तो दिस इज द हाउस ऑफ वेल्थ ऑफ द फादर। इट आल्सो इंडिकेट्स कि आपके फादर की के पास कितनी वेल्थ है, तो वो भी एक इंडिकेट करता है, वो भी एक इंडिकेशन आपको मिलता है कि हाउ रिच इज योर फादर। जहां तक कारक का सवाल था प्रोफेशन का, हम लोगों ने काफी डिस्कस भी किया था, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार कि जो कर्म का स्थान है 10th हाउस हमारे, और कर्म का जो मेन कारक है वो शनि है। शनि फोर्सेस इंडिविजुअल टू डू सम कर्मा। जैसे बहुत से लोग आपने देखा होगा कि बहुत लेजी टाइप के होते हैं, कुछ काम करना पसंद ही नहीं करते, तो शनि की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं होती, दे डोंट हैव द ब्लेसिंग ऑफ सैटर्न, तो काम करना ही पसंद नहीं करेंगे, कभी काम करने के लिए प्रॉम्प्ट भी नहीं होंगे। और जब शनि स्ट्रांग होता है तो इट इज अ हार्ड टास्क मास्टर आल्सो, तो इट फोर्सेस यू टू डू वेरी हार्ड वर्क एक्चुअली। तो शनि का ब्लेसिंग काम करने के लिए, कर्म को शुरू करने के लिए बहुत जरूरी है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट कारक बन जाता है प्रोफेशन का वो शनि होता है। फिर जैसा कि काम तो सभी करते हैं, लेबर क्लास भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही है कि वी हैव इन्वॉल्व इंटेलिजेंस इन आवर कर्मा, और जैसे ही हम इंटेलिजेंस को इन्वॉल्व करते हैं कर्म के अंदर तो वी स्टार्ट ग्रोइंग, हम लोग कुछ उसमें अच्छा करते हैं एंड वी स्टार्ट ग्रोइंग, एंड दैट इज द मेन पर्पस ऑफ कर्मा कि आप कुछ कर्म कर रहे हैं तो उसमें कुछ आप ग्रोथ हो, आप ग्रो करें उसके अंदर जो है। मरकरी से ग्रोथ शुरू हो जाती है, और पर ग्रोथ ही काफी नहीं है, वी शुड हैव सम रिवार्ड आउट ऑफ दैट आल्सो, कि हम जो काम करें उसमें हमें पैसा भी मिले, लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी आए। तो उसके लिए जुपिटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब तक जुपिटर आपका वेल प्लेस्ड नहीं होगा, यू कांट गेट ए हाई पैकेज जॉब एक्चुअली, या बिजनेस में भी आप बहुत पैसा नहीं कमा सकते, आप कितना भी क्रिएटिव काम करें, कुछ भी करें, लेकिन पैसा आपके पास नहीं होगा। बट अल्टीमेट एम इज द फेम और द एमिनेंस इन द प्रोफेशन, जो हम लोग सभी उसी के लिए कोशिश करते हैं। उसके लिए जो है सन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब तक सन का साथ नहीं होगा, सन की ब्लेसिंग नहीं होगा, आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, आपको फेम, एमिनेंस या स्टेटस नहीं मिलेगा। तो ये 4 प्लैनेट हैं जो कारक माने गए हैं प्रोफेशन के, सैटर्न, मरकरी, जुपिटर एंड सन, और सबका अपना इंडिविजुअल रोल है कि अगर मरकरी है तो विदाउट इवन using intelligence, without even applying intelligence, you get everything in the life actually। और अगर जुपिटर अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी करते रहिए, कितना भी आपका फेम हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा आपको जो है। तो हर प्लैनेट का अपना अलग अलग रोल होता है। अब जब प्रोफेशन की बात आती है तो हम उसको कैसे एग्जामिन करते हैं, क्या क्या चीजें कंसिडर करते हैं प्रोफेशन को एग्जामिन करने के लिए अपने हॉरोस्कोप में। तो सबसे इम्पोर्टेंट है प्लैनेट इन द 10th हाउस। जैसे कि नॉर्मल हम किसी भी हाउस को एग्जामिन करते हैं कि उस हाउस में कौन कौन से प्लैनेट प्लेस्ड हैं और कौन कौन से प्लैनेट उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक प्लैनेट की पोजीशन हो जाती है उस हाउस में। देन वी एग्जामिन द लॉर्ड ऑफ दैट हाउस। तो सिमिलरली वी विल एग्जामिन हियर द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस, कि कौन है लॉर्ड ऑफ 10th हाउस, किस हाउस में बैठा हुआ है, किन प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, और किन प्लैनेट का उसके ऊपर एस्पेक्ट है। That will indicate the position of the Lord of 10th house. Then we examine the कारकास of the profession, जो अभी हमने डिस्कस किए, उनकी क्या पोजीशन है, कौन से मतलब प्लैनेट तो हैं कौन, बट कहाँ पर बैठे हुए हैं, किस हाउस में, किन प्लैनेट के साथ बैठे हुए हैं, और किन प्लैनेट का उनके ऊपर एस्पेक्ट है। तो ये बताएगा अबाउट द पोजीशन ऑफ द 10th हाउस कि हमने प्लैनेट को एग्जामिन किया, लॉर्ड को एग्जामिन किया और कारक को एग्जामिन किया। उसके बाद हम जो डिस्पोजिटर ऑफ द लॉर्ड ऑफ द 10th हाउस, 10th हाउस का लॉर्ड जिस साइन में बैठा हुआ है उसका लॉर्ड क्या है, उसको हम डिस्पोजिटर बोलते हैं। कि 10th हाउस का लॉर्ड
किस साइन में बैठा हुआ है, उस साइन का लॉर्ड। उसकी हम पोजीशन दोनों जगह देखते हैं, लग्न चार्ट में और नवांश चार्ट में भी। लग्न चार्ट में भी और नवांश चार्ट में भी हम उसकी पोजीशन देखेंगे टू हैव एन असेसमेंट अबाउट योर प्रोफेशन। उसके बाद जैसे आपने देखा नवांश चार्ट में कि हमने 7th हाउस कहा मैरिज का है, और उसके अलावा भी बहुत सारे हाउसेस हैं विच आर रेलेवेंट फॉर द मैरिटल हैप्पीनेस और द मैरिटल लाइफ। ऐसे ही प्रोफेशन के लिए भी अपार्ट फ्रॉम 10th हाउस बीइंग द मेन हाउस, there are number of other houses which are very important in the matter of profession. तो हम उनको भी देखेंगे कौन कौन से हाउसेस हैं, उन हाउसेस का क्या रोल है प्रोफेशन के मामले में, और वो भी बहुत सारा एक उनका इम्पैक्ट होगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। वो हम एग्जामिन करेंगे कि कौन कौन से हाउसेस हैं जो प्रोफेशन के मामले में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके बाद जो प्रोफेशन इज नेचुरली कनेक्टेड विद द वेल्थ एक्चुअली, कि और वेल्थ ना भी हो तो पर्टिकुलरली दोज इन द बिजनेस, so they have to pump wealth or the money on from time to time in the business actually. तो ये जो वेल्थ ग्रुप है, जो हम लोगों ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो 3-4 त्रिकोण बनाए थे, तो उसमें से जो प्रोफेशन के लिए अर्थ त्रिकोण becomes very relevant, क्योंकि पर्टिकुलरली बिजनेस के लिए हमें समय समय पर पैसे का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो हमें पैसा चाहिए प्रोफेशन के लिए। और अर्थ त्रिकोण जो थे वो 2nd हाउस, 6th हाउस एंड 10th हाउसेस हैं, वो फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जो प्रोफेशन के लिए, प्रोफेशन को परस्यू करने के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद हम दशांश चार्ट को भी एग्जामिन करते हैं। Then we have the complete idea about the profession or the professional life of a native actually. तो ये सारी चीजें हम एग्जामिन करेंगे इन द मैटर ऑफ प्रोफेशन, कि उस हाउस को, 10th हाउस को पर्टिकुलरली, उसका हाउ प्लैनेट, लॉर्ड, कारक, डिस्पोजिटर ऑफ द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस, और जो दूसरे रेलेवेंट हाउसेज हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे बाद में, उनका क्या क्या इम्पैक्ट होगा, उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा, क्या उनका रोल होगा, तो दैट आल्सो विल एग्जामिन। एंड क्योंकि प्रोफेशन इज आल्सो कनेक्टेड विद द मनी फाइनेंस एस्पेक्ट, तो जो भी हमारे अर्थ त्रिकोण है हॉरोस्कोप में, 2nd, 6th एंड 10th हाउसेस, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फ्रॉम फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके बाद हम दशांश चार्ट को भी एग्जामिन करेंगे, और जैसा मैंने कहा कि हर डिविजनल चार्ट को एग्जामिन करने का तरीका अलग है, तो हम देखेंगे कि दशांश चार्ट को हम कैसे एग्जामिन करते हैं। अब जो बात हम कर रहे थे कि 10th हाउस को हम कैसे देखेंगे, तो जहां तक प्लैनेट की पोजीशन का सवाल है, तो उसमें आप देखिए कि हम क्या करते हैं कि जो प्लैनेट है 10th हाउस में जो बैठे हुए हैं या जो एस्पेक्ट कर रहे हैं, और जो लॉर्ड ऑफ 10th हाउस है, 3 चीजें हैं कि 10th हाउस में कौन कौन से प्लैनेट हैं, कौन कौन से प्लैनेट 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, और 10th हाउस का लॉर्ड क्या है। ऑल दीज दे हैव इंपॉर्टेंट रोल इन द मैटर ऑफ प्रोफेशन, और इसमें से हम जो भी हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होगा आपके हॉरोस्कोप में, उससे हमारा जो प्रोफेशन है सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस उस प्लैनेट से होगा। और ऐसे केस में 3 सिचुएशंस हो सकती हैं, कि पहला तो यह है कि नो प्लैनेट इन द 10th हाउस, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो लॉर्ड है 10th हाउस का, और लॉर्ड ऑफ नवांश ऑक्युपाइड बाय द 10th लॉर्ड, नवांश चार्ट में जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो किस साइन में है उसका लॉर्ड। अगर एक प्लैनेट है 10th हाउस में, और जब हम बात कर रहे हैं कि प्लैनेट इन द 10th हाउस, इट इंक्लूड्स बोथ, कि कौन सा प्लैनेट है और कौन से एस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर एक प्लैनेट ही है 10th हाउस में जो है या एस्पेक्ट कर रहा है, तो हम उस प्लैनेट को कंसिडर करते हैं, 10th हाउस के लॉर्ड को कंसिडर करते हैं, और जो 10th हाउस का लॉर्ड जिस नवांश को ऑक्युपाई करता है उसके लॉर्ड को कंसिडर करते हैं। और अगर एक से ज्यादा प्लैनेट हैं जो वहां बैठे हुए हैं या एस्पेक्ट कर रहे हैं 10th हाउस को, तो उसमें से हम स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट कंसिडर करेंगे पहले, फिर 10th हाउस के लॉर्ड को देखेंगे, और जो 10th हाउस का लॉर्ड जिस नवांश में है उस साइन के लॉर्ड को।
और इनमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होगा इन ईच केस, 3 जो हमें ऑप्शंस हैं या सिचुएशंस हैं या सर्कमस्टांसेस हैं, इनमें से जो भी हर सिचुएशन में जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होगा, दैट विल डिसाइड द नेचर ऑफ प्रोफेशन। वो हमारा मेनली जो उसका इम्पैक्ट होगा हमारे प्रोफेशन पर होगा, या प्रोफेशन हमारा सबसे ज्यादा उस प्लैनेट से इन्फ्लुएंस होगा। ये लॉर्ड ऑफ डिफरेंट हाउसेज इन द 10th हाउसेस, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, दैट यू कैन सी फ्रॉम एनी बुक आल्सो। फिर थोड़ा सा बता दूं कि 10th लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस के जो अगर 10th हाउस का लॉर्ड हम देखते हैं कि किस हाउस में प्लेस्ड है, उससे भी बहुत मैटर करता है अबाउट द पोजीशन ऑफ लॉर्ड ऑफ 10th हाउस। तो अगर 10th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, तो वैसे भी जैसे हमने कहा कि एक केंद्र एक का लॉर्ड त्रिकोण में चला जाता है तो एक राजयोग बनता है, तो ऐसे ही अगर 10th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ होता है, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन ऑफ द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस। उसमें एक तो जो नेटिव होता है वर्क अल्कोहलिक होता है, अपने एफर्ट से काम करता है, कैपेबल होता है, एंड ऑल दोस थिंग्स, ही गेट सक्सेस इन ऑल फील्ड्स, इज वेरी कॉन्फिडेंट, परसिवियरेंस बहुत होता है ऐसे लोगों में, डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन ऑफ लॉर्ड ऑफ 10th हाउस। और आगे आप देखेंगे कि इससे हम योग भी कहते हैं, एक सिंहासन योग बनता है जब 10th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में या सेकंड हाउस में प्लेस्ड होता है। फिर सेकंड है कि 10th हाउस का लॉर्ड इन द 5th हाउस। तो यहाँ देखिए कि अपने से त्रिकोण स्थान में चला गया, अपने से त्रिकोण स्थान में चला गया। और 5th हाउस जैसे आप देखते हैं कि इंटेलिजेंस का है, क्रिएटिविटी का है, तो दिस इज अगेन सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन ऑफ लॉर्ड ऑफ 10th हाउस, अपने से त्रिकोण स्थान में चला गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, ये आप लगन से हमें 10th लॉर्ड देखना है, लगन चार्ट से 10th हाउस की लॉर्ड को देखना है। करेक्ट। और उसमें फिर दशांश में देखना है ये हमें, या नवांश? अभी दशांश पर हम नहीं आए हैं, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट लग्न चार्ट। लग्न चार्ट से देखना हाँ, है ये इसका सब लॉर्ड चीजें कहाँ हमें, पर? हाँ हम सब चीजें लग्न चार्ट से ही देख रहे हैं, ना कि अभी दशांश चार्ट पर तो आए नहीं अभी हम। तो ठीक है। लग्न चार्ट में ही हमें पोजीशन देखनी है कि 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो किस हाउस में प्लेस्ड है। ठीक है। तो अगर सेकंड हाउस में होता है तो 10वें स्थान से अपने स्थान से 5वीं पोजीशन में चला जाता है, वो एक त्रिकोण स्थान बन जाता है, तो नेचुरली बहुत अच्छी पोजीशन हो जाती है। और जैसा मैंने कहा कि 10th हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट या सेकंड हाउस में बैठता है तो बहुत अच्छा योग बनता है, जिसको हम सिंहासन योग भी बोलते हैं। मतलब सिंहासन मीन्स यू गेट अ वेरी गुड स्टेटस एंड यू गेट फेम आल्सो, अथॉरिटी मिलती है, स्टेटस मिलता है। और सेकंड हाउस हमारा फैमिली का भी हाउस है, जो सेकंड हाउस से हम वेल्थ एंड फैमिली भी देखते हैं। तो 10th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में जाने का मतलब यही हो सकता है कि यू मे बी एंगेज्ड इन योर फैमिली बिजनेस आल्सो, you may be engaged in the family business, or many times you find that when the lord of 10th house is in the second house, you take over your family business. ये बहुत केसेस में होता है, और क्योंकि ये फाइनेंस से कनेक्टेड है सेकंड हाउस, तो आपका बैंकिंग है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आप काम करते हैं, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक्सेल इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर 10th हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में होता है, थर्ड हाउस हमारे इनिशिएटिव का हाउस है, हमारे कम्युनिकेशन का भी हाउस है, और शॉर्ट ट्रैवल का भी हाउस है, जो हम छोटी छोटी यात्राएं करते हैं वो भी हम थर्ड हाउस से ही देखते हैं। सॉरी, एक क्वेश्चन है सर जी। अगर ये, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ, अगर लेट्स से 10th हाउस का लॉर्ड पार्टनर में किसी हाउस में बैठा हुआ है, सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, लेट्स से उससे स्टेटस मिलेगा, फेम मिलेगा, पर अगर उसके साथ एक नेगेटिव प्लैनेट भी बैठा हुआ है, तो उसका पूरा इम्पैक्ट आएगा या अफ्लिक्टेड हो जाएगा वो? क्यों नहीं आएगा? हम अभी जो बात कर रहे हैं ना, वी आर टॉकिंग ऑफ ओनली वन फैक्टर। हमने कहा कि 10th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में ये रिजल्ट देगा, बट हमने ये नहीं कहा कि बाकी जो प्लैनेट होंगे नेचुरली उनका भी इन्फ्लुएंस होगा ही होगा। अगर बहुत ज्यादा मेलिफिक हो गया तो मेलिफिक हो जाएगा, अगर बेनिफिक है तो और अच्छा हो जाएगा। But what we are talking is the result of only one thing, actually, one planet.
कि 10th हाउस का अगर लॉर्ड इन हाउस में बैठेगा तो ये रिजल्ट देखना चाहिए। बट जब हम फाइनली एग्जामिन करेंगे किसी को हाउस को भी, तो नेचुरली वी सी द रिजल्ट इन टोटलिटी, वी असेस एन हाउस इन टोटलिटी। एक पोजीशन से हम नहीं करते, बाकी चीजों को भी एग्जामिन करना पड़ेगा, फिर हम कंबाइंड इफेक्ट हमें पता लगेगा। बट नॉर्मली ये जो बात हो रही है कि एक प्लैनेट के बारे में बात हो रही है जो कि 10th हाउस का लॉर्ड है, कि 10th हाउस का लॉर्ड अगर इन हाउसेज में होगा तो इस टाइप के रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। बट अल्टीमेटली तो वी हैव टू सी इन टोटलिटी। थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस हमारे इनिशिएटिव का, मैंने कहा कम्युनिकेशन का है, शॉर्ट ट्रेवल का है। तो जब भी 10th हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में चला जाए, उपाच्य स्थान भी है। उपाच्य स्थान मतलब सेल्फ मेड जो लोग होते हैं, अपने एफर्ट से काम करते हैं, वो उपाच्य स्थान में अगर 10th हाउस के लॉर्ड जाता है तो नेचुरली जब 10th हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड में गया तो एक इनिशिएटिव होता है व्यक्ति के अंदर, उसके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल होती है जो स्पीकिंग या राइटिंग दोनों हो सकती है। और कोई भी जो प्रोफेशन होता है दैट इज कनेक्टेड विद द कांस्टेंट ट्रैवल उसको करना पड़ता है। और क्योंकि ये उपाच्य स्थान है, अपनी मेहनत करता है आदमी, तो नेचुरली द पर्सन इज कैपेबल टू वर्क हार्ड एक्चुअली। और जैसा हमने कहा था कि सेकंड हाउस वहां से 5वां स्थान है 10th हाउस से, लेकिन जो थर्ड हाउस है वो वहां से 6ठा स्थान हो गया। और 6ठा स्थान आप देखते हैं कि हमारे जो भी अपोनेंट्स हैं उनका भी स्थान है। तो ये सब होने के बावजूद भी, क्योंकि ये 6th पोजीशन हो जाती है 10th हाउस के लॉर्ड की अपने से, तो इट गिव्स प्रॉब्लम फ्रॉम द अपोनेंट्स आल्सो। फिर अगर 10th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में चला गया तो एक केंद्र का लॉर्ड दूसरे केंद्र में, और वो 10th हाउस को एस्पेक्ट भी करेगा वहां से। और जैसा हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्लैनेट जब अपने साइन को एस्पेक्ट करता है तो इट क्रिएट्स ए राजयोग कंसर्निंग दैट हाउस। क्योंकि 4th हाउस से अपने 10th हाउस को देखेगा वो प्लैनेट, तो नेचुरली वो राजयोग बनाएगा 10th हाउस के लिए। तो ऐसे लोगों को they have knowledge of many subjects, versatile है, wisdom है, all those things they get everything in the profession। और क्योंकि 4th हाउस हमारा जो है, आप उससे हम इमोवल प्रॉपर्टी भी देखते हैं, कन्वेंस भी देखते हैं, रियल एस्टेट भी देखते हैं। तो चांसेस होते हैं कि ऐसे लोग या तो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हों, रियल एस्टेट में इन्वॉल्व हों, ऑटोमोबाइल में इन्वॉल्व हों। 4th हाउस से हम पब्लिक भी देखते हैं, जनरल पब्लिक। तो ऐसे लोगों को जो पोजीशन मिलती है, पावरफुल पोजीशन इन द पब्लिक एक्चुअली। अगर 10th का लॉर्ड 5th हाउस में है तो अगेन त्रिकोण में चला गया, एक केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में चला गया। इट्स वंडरफुल पोजीशन, इट्स वंडरफुल राजयोग। कभी भी केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में जाता है या त्रिकोण का लॉर्ड केंद्र में जाता है तो इट फॉर्म्स ए वंडरफुल राजयोग। और वही पोजीशन यहाँ पर भी है। और 5th हाउस हम जानते हैं कि इंटेलिजेंस का हाउस है, क्रिएटिविटी का हाउस है। तो नेचुरली आपका जो प्रोफेशन होगा वो उसी तरह का होगा कि राजयोग तो बन गया, लेकिन जो क्रिएटिव एक्टिविटीज होती हैं, स्कॉलर, प्रोफेसर, हायर एजुकेशन का भी है, राइटर है, एक्टर है, आर्टिस्ट है, जिसमें जो क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है, उसमें जो है वो सब चीजें उस टाइप का प्रोफेशन होता है। बट एक चीज और भी ध्यान रखिए कि ये जो 5th हाउस है, दिस इज 8th फ्रॉम द 10th हाउस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे कि जो 5वां हाउस है वो 10th है, 8th है फ्रॉम द 10th हाउस। और 8th हाउस नेचुरली इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स एंड हर्डल्स आल्सो। तो साथ साथ राजयोग तो बना रहा है, लेकिन जो प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, हर्डल्स भी क्रिएट करता है। और जब भी कभी कभी आप देखते हैं कि सडनली कोई आदमी जॉब कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, तो सडनली नौकरी छूट जाती है या बिजनेस बंद हो जाता है, तो हम उसको भी हम 5th हाउस से देखते हैं। कभी कभी जो 5th हाउस से कनेक्टेड कोई एडवर्स दशा ऑपरेट होती है या ट्रांजिट बहुत खराब होता है, तो दैट गिव्स वेरी बैड रिजल्ट अबाउट प्रोफेशन। उसमें आप सडनली आपका देखते हैं कि नौकरी छूट जाती है या प्रोफेशन बंद हो जाता है। और फिर लोग पूछते हैं कि नौकरी छूट गई है तो कब लगेगी दूसरी नौकरी, और
क्योंकि 5th हाउस 8th है फ्रॉम द 10th हाउस, तो 8th हाउस हमारे लॉन्गेविटी का होता है, तो 5th हाउस इज द लॉन्गेविटी ऑफ द प्रोफेशन, प्रोफेशन की लॉन्गेविटी है कि एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी या दूसरा बिजनेस कब शुरू होगा। दैट आल्सो वी एग्जामिन ओनली फ्रॉम द 5th हाउस। फिर हम 6th हाउस की बात करते हैं। 6th हाउस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये 10th हाउस से 9th हाउस है या 9th हाउस से 10th हाउस है। तो 10th हाउस से 9th होने का मतलब प्रोफेशन में भाग्य आपका, फॉर्च्यून इन द प्रोफेशन, और 9th हाउस से 10th हाउस होने का मतलब होता है कि सक्सेस इन ऑल योर वेंचर्स। जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको कितनी सक्सेस मिलती है और प्रोफेशन के लिए आपका भाग्य स्थान बन जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल भी है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं या जो हम एफर्ट्स पुट करते हैं प्रोफेशन के लिए, उसका रिजल्ट आपको कितना मिल रहा है, पूरा मिलेगा, कम मिलेगा या बिल्कुल नहीं मिलेगा। कभी देखते भी हैं आप, बहुत से लोग जितनी मेहनत करते हैं उसका पूरा रिजल्ट मिलता है, और बहुत से लोग बहुत मेहनत भी करते हैं लेकिन रिजल्ट उसको पूरा नहीं मिलता है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द 6th हाउस। तो 6th हाउस प्रोफेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाउस बन जाता है, और इसके लिए हम इसको सेकेंडरी हाउस ऑफ प्रोफेशन भी बोलते हैं। सेकेंडरी हाउस ऑफ प्रोफेशन की प्रोफेशन के जो मैटर है वो हम इस हाउस से भी देखते हैं। और इस हाउस को हमने हाउस ऑफ सर्विस भी कहा कि जब 10th हाउस का रिलेशन 6th हाउस के साथ हो जाता है तो नेचुरली द नेटिव इज इन्वॉल्व इन द सर्विस, नॉट इन द बिजनेस एक्चुअली। और जो इन्वॉल्वमेंट होता है प्रोफेशन का, जो टाइप है वो हॉस्पिटल है, प्रिजन है, जुडिशरी है, सर्जन है, जो भी मतलब बीमारी वगैरह से कनेक्टेड है या जो भी आपके लिटिगेशन वगैरह से कनेक्टेड है, उस टाइप का प्रोफेशन होता है। बट याद रखिए कि ये छठा घर तो छठा घर ही है, जो हमने कहा त्रिक हाउस है या त्रिशडाय हाउसेस है, तो प्रॉब्लम भी देगा, भाग्य भी है, लेकिन जो आपके एनिमीज हैं, जो अपोनेंट्स हैं, वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। जो बेसिक नेचर है वो हर हाउस का रहेगा वहां पर। 7th हाउस है वो 10th हाउस है फ्रॉम द 10th हाउस। और ज्योतिष में एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम कहते हैं भवति भवम। भवति भवम मीन्स कि हम किसी भी चीज, जब हम कोई भी लाइफ का एस्पेक्ट एक पर्टिकुलर हाउस से एग्जामिन करते हैं तो उससे उतना ही आगे जो हाउस पड़ेगा वो भी उस चीजों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे हम मान लीजिए कि हमने मदर को देखा 4th हाउस से, तो 4th से 4th भी देखिए आप, विच इज 7th हाउस, तो 7th हाउस भी मदर के जो लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे जब हम 10th हाउस की बात करते हैं प्रोफेशन की, कि 10th हाउस से हम प्रोफेशन देखते हैं, तो हमें 10th हाउस से 10th हाउस भी देखना पड़ेगा, जो कि हमारा 7th हाउस है। तो 7th हाउस अदरवाइज आल्सो यू हैव टू सी इन एनी केस इन रिगार्ड टू द मैटर ऑफ प्रोफेशन। जैसे हम लॉन्गेविटी 8th हाउस से देखते हैं, तो 8th से 8th हाउस भी लॉन्गेविटी देखते हैं, और 8th से 8th हाउस 3rd हाउस होता है, तो 3rd हाउस भी लॉन्गेविटी का कारक हाउस हो जाता है, और 8th हाउस भी लॉन्गेविटी का हाउस हो जाता है। तो इसीलिए जो 7th हाउस है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरा, ये जब हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द सिग्निफिकेशंस ऑफ ईच हाउस, देन वी सेड कि 7th हाउस इज ऑल अदर पर्सन्स इन योर लाइफ। अदर पर्सन मीन्स अदर देन द फैमिली मेंबर्स, जो भी आपकी लाइफ में आते हैं वो सब हम 7th हाउस से ही देखते हैं। और अदर पर्सन तो आपका स्पाउस भी हो गया, जैसे जीवन साथी भी हो गया, इसलिए अब मैरिज भी हम इसी हाउस से देखते हैं। दूसरे जो हम बिजनेस वगैरह करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, जॉइंट वेंचर्स करते हैं, या जो डिप्लोमेट्स वगैरह होते हैं, वो सब हम इसी हाउस से देखते हैं, और इसको हम हाउस ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं। और जब 10th हाउस का लॉर्ड इसमें जाता है 7th हाउस में, तो सपोज टू बी ए वंडरफुल पोजीशन। और फिर कहते हैं कि प्रोफेशनल फेम सरपासेस ऑल एक्सपेक्टेशंस आल्सो, मतलब आपको जरूरत से या उम्मीद से ज्यादा चीजें आपको मिलती हैं। 8th हाउस को देखें तो 10th का लॉर्ड इन द 8th हाउस सपोज टू बी बैड पोजीशन, क्योंकि त्रिक हाउस में जाना एक दुर्योग है, जिसको हम कहते हैं दुर्योग, इट्स अ बैड योगा एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न। तो उसमें जो
प्रॉब्लम्स हैं 8th हाउस की, जो चैलेंजेस होते हैं आपके, इनस्टेबिलिटी है, आपको हाइडल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको फेस करना पड़ता है। बट 8th हाउस की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, जैसे 6th हाउस था 9th फ्रॉम 10th हाउस, ऐसे ही 8th हाउस इज 11th फ्रॉम द 10th हाउस। 11th house is the house of gains. So 8th house indicates your professional gains. So it becomes a very, very important house from profession point of view in spite of all these problems. और ये आप मान के चलिए कि अगर आपको प्रोफेशनल लाइफ में हाई स्टेटस लेना है या मिलना है, तो 10th house has to be associated with the 8th house in under all circumstances. अब किसी भी ऐसे व्यक्ति का हॉरोस्कोप देखिए कि जिसको हाई स्टेटस में है वो या मिला हो उसको, we always find that unless 10th house is associated with the 8th house, you can't get that status because it's ultimately connected with the gains in the profession. और जब तक gains profession में नहीं होंगे तो हाई स्टेटस आप कैसे पहुंचेंगे? तो इसलिए जितने भी जो हायर स्टेटस के लोग होते हैं, इन स्पाइट ऑफ सेइंग कि ये दुर्योग है या प्रॉब्लम है, बहुत चैलेंजेस होंगे आपकी लाइफ में, बट प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है, जिसको हम गेन्स इन द प्रोफेशन बोलते हैं। 9th हाउस को देखें तो केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में, अब हम यहाँ नहीं देखेंगे कि अपने से 12वीं पोजीशन में चला गया, केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में, तो इट मेक्स ए वेरी पावरफुल राजयोग एक्चुअली। और जैसे भी आपने देखा कि एक धर्म कर्माधिपति योग होता है जब 10th और 9th हाउस के लॉर्ड्स का आपस में एसोसिएशन होता है, एंड दैट इज द हाईएस्ट योगा एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न। उससे बड़ा कोई योग नहीं है धर्म कर्माधिपति योग के अलावा। तो इसलिए 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में जाना इट्स रियली ए वंडरफुल पोजीशन, इट्स वेरी पावरफुल पोजीशन। और 10th हाउस का लॉर्ड 10th में है, वो तो है ही है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है कि अपने लॉर्ड अपने साइन में ही बैठा हुआ है, तो अगेन इट्स ए गुड पोजीशन। और 10th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में अपने से सेकंड स्थान में चला गया। अपने से सेकंड स्थान मींस वेल्थ, वेल्थ इन द प्रोफेशन। तो ऐसे लोगों के पास बहुत वेल्थ होती है, फॉर्चुनेट होते हैं, दे कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अदर्स, or they get excellent opportunities and success in the life also. फिर 10th हाउस का लॉर्ड जब 12th हाउस में जाता है, तो 12th हाउस हमारे लॉसेस का हाउस है, और ये फॉरेन सेटलमेंट को भी इंडिकेट करता है। तो ये लॉसेस होते हैं प्रोफेशन में, हमारा फॉरेन इनकम के भी चांसेस होते हैं, या फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू में हैव सम रिलेशन विद अब्रॉड आल्सो। यू आर एक्स्ट्रावेगेंट एक्चुअली, जरूर से ज्यादा खर्च करते हैं, और कुछ ना कुछ यू आर इन्वॉल्व इन द अनस्क्रूपलस बिजनेस अफेयर्स। कुछ ना कुछ आप जो है उल्टा सीधा काम करते हैं अपने प्रोफेशन में, जिसकी वजह से आपको कभी ना कभी गवर्नमेंट से नुकसान होने का डर रहता है। तो ये था अबाउट लॉर्ड ऑफ 10th हाउस इन डिफरेंट हाउसेस। ऐसे ही लॉर्ड ऑफ डिफरेंट हाउसेस इन द 10th हाउस उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख भी सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। ऐसे ही प्लैनेट का हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्लैनेट का क्या रोल होता है प्रोफेशन के मैटर में, तो उसकी भी मैं आई एम नॉट गोइंग थ्रू दैट। ये देख लेते हैं कि डिफरेंट प्लैनेट्स का हमारा प्रोफेशन में किस किस टाइप का रोल होता है। सन है तो हाई स्टेटस इन द गवर्नमेंट। सन जो है बेसिकली अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको जो स्टेटस मतलब अथॉरिटी वाला स्टेटस मिलता है, और ये बैंकर्स है, पॉलिटिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, हेड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, उस टाइप का जो प्रोफेशन होता है। मून है, मून इज ऑल कनेक्टेड विद द वाटर, या तो नेवल ऑफिसर्स है, डेयरी ओनर्स हैं, पॉइंट्स वगैरह भी मून के कारकत्व में आते हैं। शिपिंग मैग्नेट्स, आप शिपिंग बिजनेस में हो सकते हैं, डॉक्टर्स हैं, वाटर रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, जर्नलिज्म है, या विमेन रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, वो मून के कारकत्व में आते हैं। मंगल का जहां तक सवाल है, मंगल इज द प्लैनेट ऑफ एनर्जी, कॉन्फिडेंस, फिजिकल स्ट्रेंथ, तो इसलिए चांसेस हैं कि आप आर्म फोर्सेस हो, पुलिस हो,
या इंजीनियर के लिए भी मार्स बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि इसमें टूल वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन का होता है, तो इसलिए इंजीनियर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाता है मार्स हमारे। हाँ, it is true when they are lords of 10th house. जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि हम कैसे कैसे प्लैनेट को कंसिडर करते हैं, अभी हमने कहा ना कि कौन से प्लैनेट हैं वहां पर, कौन से एस्पेक्ट कर रहे हैं, फिर हमने कहा 10th का लॉर्ड, और तीसरा कहा हमने कि जो 10th का लॉर्ड नवांश में किस साइन में बैठा हुआ उसका लॉर्ड, और इन तीनों में से हम डिसाइड द स्ट्रॉन्गेस्ट, एंड दैट इज द प्लैनेट व्हिच हैज द मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑन योर प्रोफेशन। तो उस टाइप से जो हमने प्लैनेट निकाला, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, थैंक यू। तो मार्स का है तो आप रियल एस्टेट में इन्वॉल्व हो सकते हैं, मार्स लैंड से भी कनेक्टेड है, एग्रीकल्चर में। सर्जन है, ऑपरेशन वगैरह जैसे लोग करते हैं तो अच्छे सर्जन भी बनते हैं। डेंटिस्ट है, या लीगल प्रोफेशन में क्योंकि वो आर्गुमेंट करना पड़ता है। स्पोर्ट्स पर्सन है क्योंकि एनर्जी चाहिए आपको, फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, या वेपन के कारोबार में, कोई कुकिंग में, रेलवेज में, तो ये मार्स का इफेक्ट होता है। मरकरी है, मरकरी इज बेसिकली प्लैनेट ऑफ इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, तो ऐसे लोग अच्छे राइटर बन सकते हैं, अच्छे ओरेटर बन सकते हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, और कम्युनिकेशन का है तो आईटी एक्सपर्ट भी बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, जर्नलिस्ट हैं, डिप्लोमेट्स हैं, इस टाइप के लोग ये मरकरी वाले लोग बनते हैं। जुपिटर है, जुपिटर बेसिकली जो जजमेंट का भी प्लैनेट है, या इनको जजेस वगैरह को भी इंडिकेट करता है। तो लॉयर्स हैं, जजेस हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, फिलोसफर्स हैं, उन सबको रिप्रेजेंट करता है। वीनस है, वीनस नेचुरली इज अ प्लैनेट ऑफ कंफर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, एक्चुअली ऑल मटेरियल गेन्स। तो फैशन है, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, एंटरटेनर्स हैं, होटलियर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, वहीकल में डील करने वाले हैं, एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, या ब्यूटिशियंस हैं, या फिल्म इंडस्ट्री में हैं, वो सब लोग जो है वीनस के कारकत्व में आते हैं। शनि का जहां तक सवाल है, ब्यूरोक्रेट्स हैं। देखिए, शनि जैसे कहा कि सन जो है वो अथॉरिटी देता है, और शनि हमको देता है स्टेटस। जब तक शनि की ब्लेसिंग नहीं होगी, या शनि जब तक आपके हॉरोस्कोप में वेल प्लेस्ड नहीं होगा, यू कैन नॉट गेट ए हाई स्टेटस इन एनी प्रोफेशन। तो जब भी अगर कोई भी हम जब बात करते हैं अथॉरिटी एंड स्टेटस, तो नेचुरली बोथ दिस प्लैनेट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, सन एज वेल एज सैटर्न। जैसे कोई ट्रैफिक का आपका कांस्टेबल खड़ा हुआ है एक चौराहे पर, तो ही हैज अथॉरिटी, आप किसी भी गाड़ी को रोक कर चालान कर सकता है, बट स्टेटस नहीं है उसका। शनि उसका स्ट्रांग नहीं है, सन में भी गुड एक्चुअली बिकॉज ही गॉट द अथॉरिटी, बट जब तक सैटर्न भी स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक आपको स्टेटस अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए जब गवर्नमेंट में बात होती है सिविल सर्विसेज वगैरह में कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द टू प्लैनेट्स, सन एंड द सैटर्न, बोथ शुड बी स्ट्रांग एक्चुअली। तो सैटर्न जब का रोल है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इंजीनियर्स हैं, क्योंकि मशीनरी का भी कारक है, तो इंजीनियर्स को मशीनरी में डील करना पड़ता है। एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, माइनर्स हैं, मॉन्क्स हैं, लॉयर्स हैं, जजेस हैं, फिलोसफर्स हैं, ये सब इनको इंडिकेट करता है। राहु है बेसिकली एस्ट्रोनॉट्स, स्पेस इंजीनियर्स, रिसर्च स्कॉलर, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स इन मेंटल हॉस्पिटल, डिटेक्टिव्स, मैजिशियंस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वगैरह को रिप्रेजेंट करता है। केतु है, केतु बेसिकली स्पिरिचुअल प्लैनेट, मोक्ष का प्लैनेट है, तो जो भी रिलीजियस हेड्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, डॉक्टर्स हैं, केमिस्ट हैं, डिटेक्टिव एजेंट्स हैं, क्लीनर्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमें एक थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि कौन सा प्लैनेट है जिसका कि इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है हमारे प्रोफेशन के हाउस पर, तो उसके हिसाब से फिर हम ये डिसाइड कर सकते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस वन, कि which are the other houses which have the very important role in the matter of profession। कौन कौन से हाउसेस हैं जिनका कि प्रोफेशन के मैटर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोई भी प्रोफेशन हो या कुछ भी हो जिसमें आप अगर कोई भी व्यक्ति अगर हाई स्टेटस को अगर प्राप्त करता है लाइफ में, तो इट इज अ मस्ट दैट असेंडेंट शुड बी स्ट्रांग।
जब तक असेंडेंट स्ट्रांग नहीं होगा, आपका 10th हाउस कितना भी अच्छा हो या बाकी हाउस कितने भी अच्छे हो, आपको बहुत सक्सेस नहीं मिल सकती प्रोफेशन में या किसी भी चीज में जो है। और इसीलिए फर्स्ट हाउस का रोल सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है इन द मैटर ऑफ प्रोफेशन, बिकॉज फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस इज योर कैपेबिलिटी, फर्स्ट हाउस इज योर पोटेंशियल, फर्स्ट हाउस इज योर हेल्थ। एक्चुअली जब तक हेल्थ आपकी ठीक नहीं होगी तो आप क्या करोगे? आपकी जितने भी जो विल पावर है, डिटर्मिनेशन है, एप्टीट्यूड है, एवोकेशंस हैं, एम्बिशंस हैं, डिजायर्स हैं, पैशंस हैं, वो सब फर्स्ट हाउस से गवर्न होती हैं। और जब तक आपकी ये इच्छाएं नहीं होंगी या आपकी कैपेबिलिटी या पोटेंशियल नहीं होगा, तो आप किसी भी तरह का प्रोफेशन नहीं परस्यू कर सकते। आप बिजनेस में हो, सर्विस में हो, किसी में भी हो, बट अनलेस एंड अनटिल फर्स्ट हाउस इज स्ट्रांग, यू कैन नॉट गेट सक्सेस इन द प्रोफेशन। और जब भी आप देखिए कि अगर प्रोफेशन में भी अगर आपको हाई स्टेटस मिलना है, तो जब तक लग्न स्ट्रांग नहीं होगा, आपको प्रोफेशनल लाइफ में हाई स्टेटस नहीं मिल सकता एक्चुअली, क्योंकि लग्न ही है हमारा सब कुछ। हमारी जो कैपेबिलिटी है, हमारा जो पोटेंशियल है, वो लग्न ही है। लग्न ही हमारे एप्टीट्यूड को भी बताता है, हमारी जो एक पैशन होता है लाइफ में उसको बताता है। तो बिना फर्स्ट हाउस की हेल्प से हम किसी भी प्रोफेशन में सक्सेस हम नहीं कर सकते एक्चुअली। उसके बाद सेकंड हाउस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड हाउस मैंने कहा था वेल्थ है। वेल्थ मीन्स की द रेडी कैश, या हम लिक्विड कैश भी बोलते हैं, और ये हमारे घर में हो या बैंक में हो, इट इज द सेम थिंग एक्चुअली। जब इजी अवेलेबल होना चाहिए कि हम कैसे उसको अपने पास ला सकते हैं, रेडी कैश होना चाहिए उसको। और आपको पता है कि बिजनेस में वी नीड द रेडी कैश एक्चुअली, क्योंकि बिजनेस में अब कोई भी हमारा एक्सपेंशन हो, डाइवर्सिफिकेशन हो, नया प्रोडक्ट हो, नया बिजनेस शुरू करना है, एवरी टाइम यू हैव टू पंप इन द मनी एक्चुअली। और जब तक आपके पास मनी नहीं होगा, पर्टिकुलरली बिजनेस में, आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। तो इसीलिए पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जैसे मैंने कहा भी था कि अर्थ त्रिकोण है, सेकंड, सिक्स्थ एंड 10th हाउसेस, तो इन एनी केस इन द मैटर ऑफ फाइनेंस द सेकंड हाउस हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो पर्टिकुलरली जो बिजनेस के लिए है, मैं कहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सेकंड हाउस। और जैसा अभी देखा हम लोगों ने कि जब सेकंड हाउस हमारे फैमिली बिजनेस को भी डिनोट करता है, कि हो सकता है कि यू मे टेक ओवर द फैमिली बिजनेस और यू मे गेट इन्वॉल्व इन द फैमिली बिजनेस। तो ऑल दोज थिंग्स वी सी फ्रॉम द सेकंड हाउस। फिर ये 5th हाउस है फ्रॉम द 10th हाउस, तो ये हाउस ऑफ क्रिएटिविटी है, हाउस ऑफ इंटेलिजेंस है इन द प्रोफेशनल मैटर्स। और वो दोनों चीजें सर्विस में भी हो या बिजनेस में हो, दोनों के लिए एसेंशियल हैं, जरूरी हैं दोनों के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि अनलेस यू आर यूज योर इंटेलिजेंस और यूज योर क्रिएटिविटी, तो इट में बी एनी प्रोफेशन में भी, सर्विस और बिजनेस इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ देम। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है सेकंड हाउस का, क्योंकि आजकल हम लोग सब क्वालिफिकेशन लेके we are always in search of the highest salaried job actually, highest पैकेज मिलना चाहिए। तो हाईएस्ट पैकेज जब ही मिलेगा जब आपका सेकंड हाउस स्ट्रांग हो। अब आपके पास कुछ भी क्वालिफिकेशन क्यों ना हो, बट अगर सेकंड हाउस स्ट्रांग नहीं होगा, यू कैन नॉट गेट ए हाई सैलरीड जॉब एक्चुअली। जो हाई पैकेज की हम बात करते हैं, तो लोग पूछते भी है कि मैं कितना पैकेज जाएगा या कितना पैकेज मिलेगा मुझको, तो वी हैव टू कंसीडर द सेकंड हाउस। और जब तक सेकंड हाउस स्ट्रांग नहीं होगा किसी भी व्यक्ति के हॉरोस्कोप में, जब तक उसको हाई सैलरीड जॉब नहीं मिलेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्टिकुलरली बिजनेस के लिए, लेकिन जो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का इन्वॉल्वमेंट है प्रोफेशन में, उसके लिए दोनों में, सर्विस में और बिजनेस में भी। और हाई सैलरीड जॉब के लिए डेफिनेटली सेकंड हाउस का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम थर्ड हाउस को हमने नहीं लिखा यहाँ पर, बट थर्ड हाउस is again a very important house in the matter of profession.
क्योंकि थर्ड हाउस हमारा एक इनिशिएटिव है, हमारा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, और बिजनेस में बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपको बार बार रिस्क लेना पड़ता है बिजनेस में, और वो हमें थर्ड हाउस से ही मिलता है। और थर्ड हाउस उपाचाय स्थान है, इट्स योर ओन एफर्ट्स, कि आप अपने एफर्ट से क्या कर पाते हैं। और बिजनेस में इनिशिएटिव बहुत जरूरी है, हार्ड वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है, रिस्क टेकिंग इज वेरी एसेंशियल। तो पर्टिकुलरली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड हाउस का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है इन द मैटर ऑफ प्रोफेशन। फिर हम फोर्थ हाउस को देखें तो फोर्थ हाउस इज बेसिकली द मेंटल टेम्परामेंट ऑफ द नेटिव, कि हम कैसे एक प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं, हमारी जो विम्स एंड फैंसीज हैं वो क्या हैं। और इसके अलावा ये हमारा एजुकेशन का भी हाउस है, जो भी हम एक क्वालिफिकेशन अचीव करते हैं, मे बी इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हाटएवर इट इज, तो उसका भी हाउस है। तो नेचुरली दैट हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर प्रोफेशन आल्सो। लैंडेड प्रॉपर्टी का हाउस है जो बिजनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर जितने भी प्लैनेट होते हैं वो हमारे 10th हाउस को भी एस्पेक्ट करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ये प्रोफेशन के मैटर में फोर्थ हाउस हमारा बहुत इम्पोर्टेंट हाउस हो जाता है। फिर फिफ्थ हाउस जो ट्राइन है, द हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, हमने लक्ष्मी स्थान कहा, और हाउस ऑफ हायर एजुकेशन है, वो हमारे प्रोफेशन को डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करेगा। हाउस ऑफ इंटेलिजेंस है, हाउस ऑफ क्रिएटिविटी है, और जो भी हमारे प्रोफेशन के लिए जो नोबल आइडियाज होते हैं, या जो भी हम एक अपनी स्किल को या क्रिएटिविटी को इन्वॉल्व करते हैं प्रोफेशन में, टू फाइंड आउट और टू डू सम न्यू मीन्स एक्चुअली, तो उन सब के लिए जो फिफ्थ हाउस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब तक आप प्रोफेशन में इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक आपका प्रोफेशन लाइफ में ग्रोथ नहीं हो सकती है। और इससे हम देखते हैं कि जो स्पेकुलेटिव गेन्स होते हैं, या कुछ लोग दे आर फुल टाइम इन्वॉल्व इन द स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज, तो स्पेकुलेशन इन्वेस्टमेंट का भी हाउस है। और जैसा मैंने कहा था कि फोर्थ हाउस हमारा पब्लिक का हाउस है, और फिफ्थ हाउस जो है फोर्थ हाउस से सेकंड हाउस हो जाता है। इट मींस इट इज पब्लिक मनी। और जो स्पेकुलेटिव गेन्स होते हैं वही होते हैं कि पब्लिक सब पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एंड somebody gains and somebody loses also। ऐसे ही लॉटरी का भी हम गेन जो होता है वो हम इसी हाउस से देखते हैं। और जो पब्लिक का मनी है, लॉटरी लोग खरीदते हैं और उसमें से किसी एक की लॉटरी निकल जाती है, तो ये पब्लिक का मनी है, तो इसलिए हम वो स्पेकुलेटिव गेन्स हो या लॉटरी वगैरह के गेन्स हो, वो भी हम फिफ्थ हाउस से ही देखते हैं। और जैसा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो फिफ्थ हाउस है ये 8th हाउस है फ्रॉम द 10th हाउस, तो 8th हाउस होता है लॉन्गेविटी का। तो ये हमारी जो प्रोफेशन की लॉन्गेविटी है, तो उस एंगल से ये हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड नॉट ओनली लॉन्गेविटी, व्हेन वी टॉक ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द प्रोफेशन, तो उसके लिए भी जो फिफ्थ हाउस है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, नौकरी तो नहीं छूट जाएगी, अगर छूट भी गई तो दूसरी नौकरी कम मिलेगी। ऑल दोज थिंग्स आर टू बी एग्जामिन्ड बाय दिस हाउस एक्चुअली। तो इसलिए ये हाउस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो पर्टिकुलरली जब हम बिजनेस की बात करते हैं, तो ये हाउस इंडिकेट करता है कि अगर आपको पैसे की जरूरत है तो वेदर यू कैन गेट द रेडी क्रेडिट और नॉट। और कुछ लोगों को आप देखते हैं कि जो लोन वगैरह का या क्रेडिट का अरेंजमेंट हो जाता है, कुछ लोगों को नहीं हो पाता है इन स्पाइट ऑफ देयर बेस्ट एफर्ट्स। तो वो हमें फिफ्थ हाउस ही बताता है कि जब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा रेडिली या नहीं मिलेगा। इसलिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस बन जाता है। सिक्स्थ हाउस को देखें हम, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ही है कि ये 9th है फ्रॉम द 10th हाउस, तो इस हाउस ऑफ फॉर्च्यून एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न। उपाचाय स्थान भी है, तो अपने एफर्ट से आपको पैसा मिलता है। वेल्थ ग्रुप है, वेल्थ त्रिकोण भी है, छठा घर है, तो हम कहेंगे कि जो
वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से या फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको हम हाउस ऑफ लोन भी कहते हैं, और जितनी भी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जो भी अपोनेंट्स आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो हम इसी हाउस से देखते हैं। इसको हमने सेकेंडरी हाउस ऑफ प्रोफेशन भी कहा, या हम इसको हाउस ऑफ सर्विस भी बोलते हैं, कि जब भी 10th हाउस का एसोसिएशन 6th हाउस के साथ होता है, तो such people they are mostly involved in the service, not in the business actually. 7th house जो 10th from the 10th house है, in any case you are required to examine the 7th house also from the point of view of profession, or it indicates all other people outside your family members. तो जो भी business है, partnership है, contracts हैं, legal bonds हैं, cooperative ventures हैं, वो सब हम इसी हाउस से देखते हैं, 7th हाउस से। और इसीलिए जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस। और जब भी 10th हाउस का एसोसिएशन 7th हाउस से होता है, देन द पर्सन इज लाइकली टू गेट इन्वॉल्व इन द बिजनेस आल्सो। दिस इज द हाउस ऑफ अपोजिट सेक्स आल्सो। तो ये इंडिकेट करता है कि whether we get the help from opposite sex in the matter of profession, वो भी हम इसी हाउस से देखते हैं। 8th हाउस है। 8th हाउस देखा आपने कि ये त्रिक हाउस तो है ही है। सडन जो प्रॉब्लम होती हैं या लाइफ में हाइडल्स आते हैं, या कुछ जो इसको हम क्रॉनिक डिसीज का भी हाउस बोलते हैं, या कुछ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस होते हैं आदमी के अंदर, वो भी हम इसी हाउस से देखते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है प्रोफेशन के मामले में, वो तो हो गया कि दिस इज 11th from the 10th house, so this indicates gains in the profession. This is the house of unearned income. Unearned income means कि जिसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जैसे कि इनहेरिटेंस में आपको पैसा मिल जाता है, इंश्योरेंस में आपको पैसा मिल जाता है, या कहीं से आपको हिडन वेल्थ मिल जाती है, तो भी हम इसी हाउस से देखते हैं, which may be necessary for your profession also. और इस हाउस से हम जो व्यक्तियों के हिडन एजेंडाज भी देखते हैं, क्रिमिनल बिहेवियर भी देखते हैं, अनएथिकल डीलिंग्स भी देखते हैं। तो इसका मतलब जो जिनका ये हाउस खराब होता है, तो they may be involved in the criminal behavior, they may have some unethical dealing also, they may have some hidden agendas also. तो प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना कि जो भी हमारे पर्टिकुलरली जो एम्प्लॉयज वगैरह हैं, इस टाइप का उनका कोई एटीट्यूड तो नहीं है, तो वो भी हम इसी हाउस से, या हम कह सकते हैं कि कुछ लोग जब 10th और 8th हाउस का रिलेशन होता है, तो दे मे बी इन्वॉल्व इन ऑल दीज थिंग्स आल्सो। उनका जो प्रोफेशन होगा वो बहुत क्लीन नहीं होगा, उसमें अनएथिकल डीलिंग्स भी हो सकती हैं, कुछ उनके हिडन एजेंडाज भी होते हैं। और जब भी हम कोई बड़े बिजनेस के लिए बड़े लोन की बात करते हैं, वो भी हम इसी हाउस से देखते हैं। अगर ये हाउस आपका फेवरेबल है, तो आपको कभी भी जो ह्यूज लोन आपको चाहिए बिजनेस के लिए, दैट यू कैन गेट प्रोवाइडेड दिस हाउस इज वेल प्लेस्ड। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी हम इस हाउस से देखते हैं। 9th हाउस हमने देख ही लिया कि ये धर्म का हाउस है, त्रिकोण हाउस है, हायर एजुकेशन का हाउस है, और हमारा जो हायर एजुकेशन होता है जिसमें हम रिसर्च, इन्वेंशन या एक्सप्लोरेशन करते हैं, उससे भी कनेक्टेड है। तो ऐसे लोगों का जो बेसिकली जो इंक्लिनेशन होता है, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन होता है, या फिलोसॉफिकल बेंट ऑफ माइंड होता है, and this house also indicates the success away from the place of birth, success away from the place of birth. और जैसा कहा कि ये जो this is 9th and 10th का association is the highest राजयोग as far as profession is concerned. जब भी ये राजयोग बनता है, तो then the native has abundance of wealth, fame and eminence. 11th हाउस है हमारा गेन का हाउस है। तो प्रोफेशन में जो गेन्स होते हैं, प्रॉस्पेरिटी होती है, वेल्थ होती है, या आपके जो एस्पिरेशंस हैं, होप्स हैं, विशेस हैं, रियलाइजेशंस हैं, सक्सेस इन ऑल अंडरटेकिंग्स है, फॉरेन कोलैबोरेशंस हैं, वो भी हम जो है वो इसी हाउस से देखते हैं। या कभी कभी आप देखते हैं कि हमारे जो रिलेशनशिप हैं विद द फ्रेंड्स एंड द सिबलिंग्स, तो कभी कभी हमको बहुत मदद मिलती है अपने फ्रेंड्स से या सिबलिंग से इन द मैटर ऑफ प्रोफेशन,
So that also we examine from this house, 11th house. तो ये सारे houses हैं जिनका आप देख रहे हैं कि अलग अलग रोल है in the matter of profession. जब हम प्रोफेशन को एग्जामिन करेंगे तो वी विल नेचुरली कंसिडर दीज हाउसेज आल्सो, और उसमें हर हाउस का अलग अलग रोल है और किस तरह से हम उसको यूज करेंगे, दैट आल्सो व्हेन वी टेक सम एग्जांपल्स, तो देयर वी कैन फाइंड आउट. तो आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर नाउ, और नाउ इट्स योर टर्न. एक्चुअली आपको जो भी क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं. अनिल जी कैसे मालूम चलेगा कि बिजनेस करोगे या सर्विस करोगे, विच इज? हाँ, वो हम डिस्कस करेंगे. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली, और हम लोग पता लगाएंगे कि कैसे, मतलब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशन. जैसे मैंने कहा भी था शुरू में, जो है कि हम बिजनेस करेंगे या प्रोफेशन करेंगे, वो हम इससे पता लगा सकते हैं. वो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे उसको कि वेदर बिजनेस और प्रोफेशन है और सर्विस. कौन सा वर्क फील्ड आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा, ये कैसे पता चलेगा? कौन सा फील्ड ऑफ वर्क आपको क्या चूज करना चाहिए अपने प्रोफेशन के लिए? वही तो कहा ना कि अभी जो हमने डिस्कस किया इतना सारा, हाँ, कि जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, हाँ, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लैनेट है आपका, वो मैटर करेगा. और साइन भी मैटर करते हैं कि किस राशि में है, दैट आल्सो मैटर्स. बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लैनेट है प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट विल हैव द मैक्सिमम इन्फ्लुएंस इन द मैटर ऑफ प्रोफेशन एक्चुअली. जैसे मंगल मान लीजिए किसी का बहुत स्ट्रांग है और somehow it is related with the profession also, तो नेचुरली आपको उस टाइप, स्पोर्ट्समैन आप बन सकते हो, पुलिस में जा सकते हो, डिफेंस में जा सकते हो, सर्जन बन सकते हो, उस टाइप का जॉब मिलेगा आपको. या रियल एस्टेट में आप जा सकते हैं, एग्रीकल्चर में जा सकते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेट एक्चुअली, बिकॉज ईच प्लैनेट हैज signifies certain professions. अनिल जी हाउसवाइफ का प्रोफेशन कौन सिग्निफाई करता है? हाउसवाइफ का प्रोफेशन हाउसवाइफ ही सिग्निफाई करेगी. नो क्वेश्चन. क्या हुआ? जैसा भी एक जातक का वो अगर बर्थ में डिटेल्स बताऊं तो आप देखेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं. बताइए. 15 अप्रैल 1980. टाइम 22:38 hours. 22:38. मेरठ. Place is Meerut. ये बनता है लग्न चार्ट. जी हाँ. राइट. जी, इसमें मतलब ये प्रोफेशन के बारे में मतलब कैसे सिग्निफिकेंस है, कैसे निकालेंगे? बताइए, हु कैन टेल कि अभी मतलब अब क्या क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन ये है कि अभी प्रोफेशन मतलब जॉब छूटा हुआ है, अब नेक्स्ट जॉब उसको मिलेगा, अच्छा मिलेगा, क्या होगा, ये देखना है, ये पूछना है. ये देखना है. वेरी गुड. तो बताइए, कौन बताएगा? इनका पहले लेट अस सी द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स, पहले क्या है क्या नहीं यहाँ पर. जी. इनका आगे जाए पहले. लेट अस सी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ प्लैनेट. 10th हाउस तो बहुत ही खतरनाक बैठा है. सैटर्न, मार्स, राहु तीनों बैठे हैं. बहुत ज्यादा. 10th हाउस में सैटर्न, मार्स एंड राहु, और यू कैन से जुपिटर. केंद्र में जो असेंडेंट साइन है वो भी मार्स ही है, सन साइन मार्स है. हाँ, मार्स साइन है, बट हाँ उसका लॉर्ड 6th हाउस में है, पहली चीज. हाँ. उसका लॉर्ड 6th हाउस में है,
और all malefics they are posited in the 10th house. Or you can say that the Jupiter is afflicted with the badly afflicted with all these malefic planets. और जुपिटर ही हमारा मेन प्लैनेट होता है जो लाइफ में प्रॉस्पेरिटी देता है। और दो तीन चीजें जो अच्छी है, नहीं दो तीन चीजें जो अच्छी है यहाँ पर कि इस हाउस का लॉर्ड है, 5th हाउस का लॉर्ड जुपिटर। अभी देखिए कि जो 5th हाउस का लॉर्ड जुपिटर केंद्र में तो चला गया, हम कहेंगे राजयोग बन गया, बट इतना एफ्लिक्ट हो गया तो नेचुरली वो राजयोग तो बेकार हो गया, एक तरह से जो है राजयोग बेकार हो गया। और 5th हाउस ही हमारा प्रॉस्पेरिटी का हाउस है, जुपिटर ही हमारा प्लैनेट है प्रॉस्पेरिटी का। तो दोनों के दोनों ही हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड हो गए, क्योंकि 5th हाउस भी हैम्ड है बिटवीन टू मैलेफिक प्लैनेट्स। 5th हाउस भी जो है हैम्ड है बिटवीन टू मैलेफिक प्लैनेट्स। दशा क्या चल रही है, एक बार दशा को देखिए। मगर जैन साहब जुपिटर तो बहुत समझदार प्लेनेट है, इन सबको हराएगा नहीं, डाइल्यूट नहीं करेगा। जब सारे बदमाश उसके पीछे लग जाएंगे तो फिर क्या हराएगा वो, किसको हराएगा? नहीं, जुपिटर की समझदारी की सीमा है। नहीं नहीं, अगर जैसे गुरु चंडाल योग बन जाता है तो जुपिटर एकदम खराब हो जाता है। ये तो गुरु चंडाल योग का भी बाप बन रहा है यहाँ पर। गुरु राहु तो है ही है, बट साथ में शनि मंगल भी है। तो इस मतलब व्हाट आई मीन टू से कि 5th हाउस एज वेल एज जुपिटर, ये दो मेन हाउसेस हैं प्रॉस्पेरिटी के लाइफ में। और वैसे मेरा मानना है कि इसके बावजूद अगर आप D9 चार्ट देखेंगे, हो सकता है वहां से पॉजिटिव रिजल्ट आए। क्या है पॉजिटिव रिजल्ट आए? देखिए यहाँ की हालत तो वहां पर जाती है। मैं बार बार आपको यही बता रहा हूँ कि द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट हैज टू कम फ्रॉम द लग्न चार्ट। अगर लग्न चार्ट में कोई प्लैनेट बहुत ज्यादा वीक होता है, एफ्लिक्टेड होता है, तो डिविजनल चार्ट में कैसी भी पोजीशन हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर इतना ज्यादा प्लैनेट कोई एफ्लिक्टेड हो गया तो नवांश क्या करेगा? नवांश में कितना भी स्ट्रांग उससे क्या फर्क पड़ेगा? वैसे स्ट्रांग है नहीं, लेकिन होगा भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे जो। प्लस सर D10 देखा जाएगा प्रोफेशन के लिए, क्योंकि प्रोफेशन का D10 तो हम देखेंगे, बट जो जैसे मैंने कहा कि जब तक लग्न चार्ट से इंडिकेशन नहीं मिलेगा कि प्रोफेशनल लाइफ कैसी होने वाली है, और लग्न चार्ट somehow is not giving a very good indication because 10th house is badly afflicted. ऐसा छोटा मोटा affliction नहीं है एक प्लैनेट का, is badly afflicted. Anyway, दशा क्या चल रही है? मेरा कहना है अष्टवर्गा में जाके हाउस 10 की हम स्ट्रेंथ देखें और वहां ठीक हो तो इसका क्या मतलब होगा? ठीक होना चाहिए। कैसे अष्टवर्गा में जाके 10th हाउस की स्ट्रेंथ देखें टोटलिटी में क्या है, और वहां अगर ये बेटर है, इसका मतलब तो इतना गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 28 पॉइंट है। 28 पॉइंट होंगे, सो है बस। 28 बुरे नहीं है, नॉट बैड बट नॉट, हाँ नॉट वेरी गुड आल्सो। और यहाँ देखिए 6th हाउस में पोजीशन पॉइंट्स बहुत कम है। 6th हाउस इज योर भाग्य। ये ट्राइन हाउसेज में दोनों में पॉइंट कम है, भाग्य स्थान है ये हाउस, दोनों प्रॉस्पेरिटी के हाउसेस हैं। और यहाँ देखिए 35 पॉइंट है, जो कि बहुत ही खराब माने गए। 8th हाउस में 35 पॉइंट्स। ये हमारे बॉन्ड भी है, वो जो मैरिटल बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी है। तो ये 35 तो अच्छा, 35 तो अच्छा स्कोर माना जाएगा साहब। 8th हाउस में, 8th हाउस में जो ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस वाले हाउसेस होते हैं ना, तो इनमें हम जितना वीक हो उतना अच्छा होता है। अच्छा होगा। तो 8th एंड 12th हाउस शुड बी वेरी वीक हाउसेस। और यहाँ पर सबसे आप देखिए ना, स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस इज द 8th हाउस। 8th house, yes. So it indicates all problems in the life from marriage to profession, everything actually. तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस है, जबकि वीकेस्ट होना चाहिए। तो इस हॉरोस्कोप में दिस बिकम्स द स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस, व्हिच इज नॉट ए गुड थिंग एक्चुअली। असेंडेंट तो ठीक है 13। हाँ असेंडेंट ठीक है, मतलब आपकी सब क्वालिफिकेशन है, बट लाइफ में प्रॉब्लम बहुत है। 8th हाउस जब किसी का इतना स्ट्रांग हो गया तो उसको राहत नहीं मिल सकती, मैरिटल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कहीं भी हो।
एनीवे इसका ये देखते हैं कि दोबारा जॉब कब मिलेगा, दैट इज द मेन पॉइंट है। मतलब स्ट्रगल जारी रहेगा। अभी जो पीरियड चल रहा है मंगल और शनि का पीरियड चल रहा है, मंगल एंड शनि पीरियड। और ट्रांजिट में अगर आप देखें तो शनि यहाँ पर है, शनि तो मरकरी को देख रहा है और राहु केतु की पोजीशन चेंज हो गई है। केतु का एस्पेक्ट हो गया, शनि का भी एस्पेक्ट हो गया, केतु का भी एस्पेक्ट हो गया। और जुपिटर जब यहाँ पर आएगा 9th हाउस को देखेगा पॉजिटिव, और मंगल और शनि का अच्छा ये बताइए सुभाष जी की जॉब कब खत्म हुआ? जॉब सब अभी हुआ होगा ना, 2 महीने पहले करीब, 1.5-2 महीना पहले। करेक्ट। देखिए इसमें जो समझ गए दोनों प्लैनेट हैं शनि एंड जुपिटर, दोनों रेट्रोग्रेड हैं यहाँ पर आप देखिए। और आजकल जो है दोनों रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, 2-3 महीने से जब ये चले थे तो रेट्रोग्रेड थे दोनों के दोनों जो है। और हम लोग ये डिस्कस भी किया था कि दोनों के दोनों यहाँ 10th हाउस से इनका रिलेशन भी है। और जब ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट होते हैं तो जिस हाउस के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस होता है वहां पर कुछ ना कुछ चेंज करते हैं। तो खराब है, नेगेटिव है, तो उन्होंने नेगेटिव चेंज किया वहां पर। और क्वेश्चन ये है कि जब ये डायरेक्ट होंगे, डायरेक्ट मतलब बाय द एंड ऑफ दिस मंथ डायरेक्ट हो जाएंगे। और नवंबर में आप देखिए कि जो जुपिटर है वो भी 10th साइन में आ जाएगा यहाँ पर। So it will have an aspect on the house of fortune. It will have an aspect on the house of fortune. तो आप सोचिए कि नवंबर के बाद somewhere in the December you should get the job actually. I see. दिसंबर में और सर जुपिटर का हाउस भी, इनकम का हाउस भी देखना शुरू हो जाएगा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि इसलिए 9th हाउस एंड 11th हाउस दोनों को देखना शुरू करेगा। और मेन जो प्रॉब्लम हुई ना, बिकॉज दोनों रेट्रोग्रेड हैं, दोनों का 10th हाउस से रिलेशन है। और यही हम बार बार बात कर रहे हैं कि जब भी रेट्रोग्रेड होंगे तो उस हाउस में कुछ ना कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे। और ये नेगेटिव चेंजेस है क्योंकि नेगेटिव हाउस है बहुत ज्यादा जो है, तो मिल जानी चाहिए दिसंबर में। आई थिंक यू शुड गेट ए गुड जॉब एक्चुअली। बट प्रॉब्लम बनी रहेंगी क्योंकि ये इतना ज्यादा जुपिटर और 5th हाउस या 10th हाउस एफिलिक्टेड है कि लाइफ में प्रॉब्लम से कोई हल, उसका राहत नहीं मिलेगी। ऐसे भी चार्ट में 35 पॉइंट्स आ रहे हैं तो 8th हाउस, हाँ इस इज वेरी नेगेटिव पॉइंट एक्चुअली। ये इसका जो वर्स्ट चीज यही है कि 8th हाउस इज सच ए स्ट्रांग हाउस व्हिच शुड नॉट बी। यस। और ये 9th हाउस है, सबसे कम है उसकी पॉइंट्स। तो ये जो मेन हाउसेस हैं, जो प्रॉस्पेरिटी के हाउसेस हैं, वो खराब है जितना। और देखिए 24 6th हाउस के पॉइंट भी कम है, इसमें ज्यादा होने चाहिए जब भी आपका प्रोफेशन में भाग्य भी होता है अच्छा जी। अच्छा, व्हाट अबाउट लॉन्गेविटी का देखिए जो भी हमारे ये हाउसेस हैं, इसका जो 8th हाउस है, बेसिकली 8th हाउस मून एंड द लग्ना, दे इंडिकेट द लॉन्गेविटी एक्चुअली। तो 8th हाउस का लॉर्ड है मरकरी, उसका 5th हाउस में प्लेस्ड है। कोई मंगल का ही एस्पेक्ट है और कोई एस्पेक्ट नहीं है। और हाँ जी, मरकरी हैम्ड है, केतु हाँ मरकरी हैम्ड है, बट 8th हाउस के ऊपर कोई केतु का एस्पेक्ट है बस, और किसी का एस्पेक्ट नहीं है। तो बट कारक शनि है, वो भी एक अच्छी पोजीशन में नहीं है यहाँ पर। केतु तो ऑलरेडी वीक है बहुत। केतु हाँ जी, केतु तो 2 डिग्री है केवल नहीं। केतु क्या है? केतु का लॉन्गिट्यूड मतलब कहने का है कि वो तो काफी वीक है ऑलरेडी ना, उसका अगर एस्पेक्ट है अभी रहा है तो। हाँ नहीं, वो उसने की बात नहीं कर रहा, बट व्हाट आई एम टॉकिंग इज ऑफ द सैटर्न एक्चुअली, जो कारक है ना इसका लॉन्गेविटी का, मेन प्रॉब्लम उसकी है। 8th हाउस में 35 पॉइंट्स हैं। हाँ 35 पॉइंट्स हैं एक्चुअली। लॉन्गेविटी बढ़ जाएगी? नेगेटिव बढ़ नहीं खराब है, मतलब नेगेटिव है। ओके, नेगेटिव।
लॉन्गिविटी का जैन साहब कैसा कह सकते हैं हम, हाउ टू एक्सप्लेन दैट? लॉन्गिविटी का मतलब देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कांट से कि वेरी लॉन्ग लाइफ एक्चुअली, बट ठीक ठीक है मतलब क्योंकि सैटर्न बेसिकली कारक जो है ना इज बैडली अफ्लिक्टेड एक्चुअली, राइट? तो थोड़ा सा ये नेगेटिव इंडिकेशन तो है इसमें। छोड़ना ही इतने सारे नेगेटिव वो आ रहे हैं तो इसका मतलब साइकोलॉजिकल प्रेशर भी इसका माइंड के ऊपर रहेगा व्हिच विल सर्टेनली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ। हाँ, और दशा भी खराब चल रही है ना इस समय, दशा जो चल रही है वो मंगल की दशा चल रही है जी। मंगल लग्न का लॉर्ड है, बैडली अफ्लिक्टेड है। मंगल जो है लग्न का लॉर्ड होके बैडली अफ्लिक्टेड आल्सो, और यहाँ भी इस समय जो मंगल में शनि की दशा चल रही है वो भी इट्स नॉट ए गुड दशा एक्चुअली। शनि की, इसका मतलब लॉन्गेविटी के लिए सैटर्न स्ट्रांग होना जरूरी है। नेचुरली कारक है वो लॉन्गेविटी का, सैटर्न ऑलवेज गिव्स यू लॉन्ग लाइफ। या ये देखिए अष्टवर्गा में इनका सैटर्न की अकेला। अच्छा, एक क्लास आपको अष्टवर्गा का लेना पड़ेगा। हाँ वो तो लेना ही है साहब, जरूरी है साहब, जरूरी है वो। देखिए कितने पॉइंट हैं यहाँ पर सैटर्न के, नहीं दिख रहा है। दो पॉइंट हैं, वीकेस्ट है। बट सर लग भी रहा है वो, देखिए अब लग भी रहा है। 8 हाउस में तो दे रहा है जी, 8वें में तो 4 हैं, 8वें में तो 4 हैं सर। 8वें से मतलब नहीं है, यहाँ पर शनि जहाँ बैठा हुआ उसकी स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं। तो अच्छा। शनि जिस हाउस में बैठा हुआ उसमें सिर्फ 2 पॉइंट हैं, इट्स वेरी वीक का शनि है। इसका मतलब शनि किसी भी हाउस में हो वो आपकी लॉन्गेविटी के बारे में जजमेंट देगा और वहां उसका स्ट्रेंथ देखी जाए। नेचुरली, क्योंकि ये हमारा लॉन्गेविटी का कारक है। जैसे हम हाउस को देखते हैं, लॉर्ड को देखते हैं, कारक को देखते हैं, तो यहाँ कारक कैसा उपाय बताइए। मंगल की दशा आज वैसे काफी तो कुछ दिखा दिया जन साहब ने। मंगल के उपाय करिए जितना कर सकते हैं। मंगल की दशा है, मंगल ये लग्न का लॉर्ड है, तो कम से कम वो ठीक रखेगा अपने उसको, अपना जो मेंटल स्टेटस है या जो अपना कॉन्फिडेंस है उसको रखेगा, मेंटेन करेगा। हनुमान चालीसा पढ़ो। मंगल हाँ, तो मंगल इतना जो खराब होने से ना यू लूज योर कॉन्फिडेंस एक्चुअली, एंड दैट इज नॉट ए गुड इंडिकेशन। जी जी, तो मंगल को स्ट्रॉन्ग करना होगा हमें। पूजा करिए, मतलब जो भी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, या जो चोला वगैरह चढ़ाते हैं अच्छे मंदिर में, उससे फायदा होगा। शनि की पूजा नहीं होगी कि शनि की दशा भी चल रही है, शनि कारक भी है और शनि कमजोर भी है। नहीं, मंगल की दशा चल रही है इस समय। अंतरदशा, हाँ अंतरदशा शनि की है, लेकिन मंगल इज स्ट्रॉन्गर देन शनि एक्चुअली। दूसरा ये है कि जब हम मंगल का उपाय करते हैं तो शनि की भी अपने आप शांति हो जाती है उसमें। अगर सैटर्न कंबस्ट हो तो बेकार हो जाता है, यूजलेस हो जाता है फिर तो बिल्कुल ही। सैटर्न अगर कंबस्ट होगा तो इट लूजेस ऑल इट्स पावर एक्चुअली। और जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंबस्ट जब प्लैनेट होता है तो कोप अवस्था में हो जाता है। कोप अवस्था में कि नॉट ओनली लूजेस पावर, इट गिव्स यू द नेगेटिव रिजल्ट्स। तो जैसे यहाँ पर आयु का कारक है तो वहां पर भी इफेक्ट पड़ेगा नेचुरली। बट तीनों चीजें हमें देखनी है। देखिए उस हाउस की क्या पोजीशन है, उसके लॉर्ड की क्या पोजीशन है, और उसके कारक की पोजीशन क्या है। ऑल हैव 1/3 वेटेज। तो अगर बाकी दो चीजें ठीक हैं तो उसका उतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर दो चीजें भी खराब हैं तो नेचुरली फिर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू जन साहब, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। Very enlightening. Thank you so much. Thank you. Good night. Thank you. Bye. Thank you. गुड नाइट।